हेलो बच्चों, आज हम सरफेस टेंशन चैप्टर के जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा ऑफ कोर्स टफर साइड का तो है ही, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से बच्चों को काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो आप बड़े आराम से सारे सॉल्यूशंस खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा और कोई ना समझ में आए तो उसको देख भी लीजिएगा। जिन बच्चों के पास थोड़ा सा समय हो वो एक काम कर सकते हैं कि टाइम स्टैम्प भी लगा दीजिएगा कि कौन सा सवाल जो है वो वीडियो में किस टाइम पर स्टार्ट हो रहा है, तो जो बाकी आगे आने वाले सालों में जो बच्चे होंगे उनको हल्की सी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से सवाल से। ये जेईई एडवांस 2014 का सवाल है, एससीक्यू है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। सवाल थोड़ा टफर साइड का ही है। ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ शेप ऑफ ए ट्रंकेटेड कोन विथ एन एपेक्स एंगल अल्फा सो दैट इट्स टू एंड हैव क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडियाई। बट आपके पास एक कोन है, इस बार सिलेंड्रिकल ट्यूब नहीं है बल्कि कोन है ऐसे, और उसका एपेक्स एंगल जो आपके पास अल्फा है, और ऑफ कोर्स जैसे जैसे ऊपर आ रहा है वैसे वैसे लगातार उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है। When dipped in water vertically, water rises in it up to height h। पानी जो है बेटा जैसे उसके अंदर से डुबाया वैसे बेटा ऑफ कोर्स इस फ्री सरफेस से h हाइट तक पानी सरफेस टेंशन के कारण लगातार ऊपर की तरफ आया और कभी ना कभी h हाइट पर जाकर फिर वहाँ पर जाकर रुक गया। ऑफ कोर्स ये वाली बात होता है बेटा कि जो कौन है इसका जो नीचे वाला तो हिस्सा है ना वो तो ओपन ही है, तभी तो पानी ऊपर आया होगा। ऐसा नहीं कि बेटा पूरा पूरा क्लोज है, हल्की सी जगह रही होगी नीचे के, तभी तो पानी ऊपर की तरफ आया होगा। तो ये मत सोचना कि कौन ऐसा बेटा पूरा का पूरा बन गया है, ये मान के चलें कि थोड़ी सी जगह छूटी होगी, उसमें से पानी लगातार धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता गया और एच हाइट तक चला गया। वेयर द रेडियस ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज बी, जहां तक बड़ा पानी जा रहा है ना वहां पर क्रॉस सेक्शन जो है ना उसका रेडियस आपके पास यहाँ पर बी है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज एस, its density is rho and contact angle with water is theta, find the value of h। किस हाइट तक बेटा आपका पानी आएगा ये हमसे पूछा है। चलिए बेटा हम सोचते हैं, सारी की सारी बातें हम इत्मीनान से सोचते हैं। पहली बात तो ये कि जो हमारे पास सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है उसमें हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, मैं उसको एक बार हल्का सा रिवाइज कराता हूँ कि वहां पर एग्जैक्टली क्या फंडा है। लेट से कि बेटा पानी यहां पर था और सिलेंड्रिकल में लेट से कि हमारे पास कोई स्मॉल आर रेडियस की बेटा लेट से कोई ट्यूब है, पानी बेटा लगातार ऐसे ऊपर की तरफ आता है और पानी चलते 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 यहाँ तक पहुँच जाता है। ये ऊपरी ऊपर कोई ना कोई मेनिस्कस बनता है और उस मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से आपके पास कैपिटल आर है, और यहाँ पर लेट से आपके पास जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो आपके पास लेट से थीटा है। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट एंगल है, लेट से बेटा आपके पास वो थीटा है। ये किसी h हाइट तक पानी बढ़ जाता है, मुझे ये h हाइट यहाँ पर निकालनी होती है। ये h हाइट का फॉर्मूला अपन लोगों को पहले से याद होता है, मैं बस थोड़ा सा उसके पीछे की भूमिका रेडी कर रहा हूँ। आराम से सुनिएगा। ये आपके पास एक टेंजेंट है, ये बड़ा आपके पास एक टेंजेंट है। दोनों टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं लाइन खींचूंगा, दोनों टेंजेंट के बड़ा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर लाइन खींचूंगा तो मेरे पास ये दो नॉर्मल आ जाएंगे। दोनों नॉर्मल का जो सेंटर होगा मैं उसे कह सकता हूँ कि ये इस मेनिस्कस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बड़ा ऑफ कोर्स मेनिस्कस की जो दूरी है ये बड़ा आपकी ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ ट्यूब जो है बड़ा मुझे वो स्मॉल आर इस तरह से दे रखा है। जैसा कि बड़ा आप देख पा रहे हो, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, मेरे पास ये वाला एंगल वापस से थीटा है, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि कैपिटल आर का जो कॉस थीटा है वो आपके पास स्मॉल आर है, और कैपिटल आर को बड़ा आराम से कह सकते हो कि इट इज बड़ा ऑफ कोर्स स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर कहानी क्या है? कहानी ये है कि लेट से कि यहाँ का प्रेशर जो पी एटमॉस्फेरिक है, लेट से पी नॉट है। जब भी आप यहाँ से यहाँ आओगे बड़ा अगेन आप मेनिस्कस के इस तरफ से इस तरफ आओगे तो प्रेशर हल्का सा घटेगा, और यहाँ का जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा पी नॉट माइनस 2 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर जब यहां से एच हाइट नीचे आओगे और यहां पहुंचोगे तो यहां का प्रेशर आपके पास हो जाएगा पी नॉट माइनस 2s अपॉन आर, और यहां से तक ऑफकोर्स बड़ा रो जी एच आपके पास वापस से बढ़ जाएगा। यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बड़ा सेम होना चाहिए। यहां का प्रेशर आपके पास बड़ा ऑफकोर्स एटमॉस्फेयर वाला ही तो है, तो इट शुड बी इक्वल टू योर पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट आपके पास कैंसिल हो गया और हमारे पास एच की वैल्यू आ गई है, दैट इज 2s अपॉन रो जी आर। ध्यान रखिएगा कि ये जो आर है ये ऑफ कोर्स जो मेनिस्कस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन अक्सर बच्चे जो फॉर्मूला याद रखते हैं वो ट्यूब के रेडियस की फॉर्म में याद रखते हैं, तो मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं कि दैट इज 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर। ध्यान रखिएगा कि स्मॉल आर जो वो ट्यूब का रेडियस है और कैपिटल आर जो आपके पास ऑफ कोर्स जो मेनिस्कस है उसका रेडियस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दो, रेडियस बोल दो, एक ही बात है।
तो ये मैंने बेसिक थ्योरी जो सिलेंडर के लिए होती है वो वापस से रिपीट कर दी। अब वही थ्योरी बेटा ऑफ कोर्स यहां पर लगानी पड़ेगी, बस ज्योमेट्री डिफरेंट है, बाकी सारी कहानी बेटा आपकी बिल्कुल वैसी की वैसी, कोई खास बड़ा ऐसा अलग सा काम नहीं है। कैसे बेटा थ्योरी सेम है, मैं एक बार एक वापस से बड़ा सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री करके दिखाता हूं कि ज्योमेट्री में क्या है बड़ा। बाकी तो मैंने जैसे कहा कि थ्योरी सेम है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। आपके पास बेटा ये लेट्स से कि कौन बेटा ऐसे, बड़ा कौन आपके पास ऐसे, इस कोन का बेटा जो एपेक्स एंगल है वो अल्फा है, तो ऑफ कोर्स जो आपका सेमी वर्टेक्स एंगल होगा ना ये वाला, ये आपके पास अल्फा हो जाएगा। बेटा फिर से क्लियर कर दो इस बात को कि यहां से बेटा ओपन है ना, मैंने डायग्राम बनाने के लिए ऐसे बना दी, बाकी बेटा यहां से ओपन है बेटा, तभी तो पानी ऐसे ऊपर की तरफ आया होगा। बेटा पानी आपका ऐसे ऊपर की तरफ आया और चलते 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 ऐसे बेटा यहां तक पानी आ रखा। यहां पर जो रेडियस है वो मुझे रेडियस गिवन है, दिस रेडियस इज गिवन एज बी। बट अगेन बेटा मुझे तो मेन किस में इंटरेस्ट है, मुझे तो इस मेनिस्कस के रेडियस ऑफ कर्वेचर में इंटरेस्ट है। अगर ये पता लग गया तो मेरा काफी काम डन है, फिर मैं एकदम खुश हूं, फिर मेरा काम मिल जाएगा। आराम से सुनते हैं बेटा, मेरे से बड़ा एक गलती हो गई, टोटल एंगल अल्फा था तो बेटा ऑफ कोर्स ये वाला एंगल आपके पास अल्फा बाई 2, बेटा आपके पास ये वाला एंगल भी तो अल्फा बाई 2। मैं यहां पर भी एक वर्टिकल लाइन खींच देता हूं ऐसे, मैं अगर ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींच दूं तो अगर ये वाला एंगल अल्फा बाई 2 तो ये वाला एंगल भी आपके पास अल्फा बाई 2। एनीवेज बेटा मुद्दे पे आते हैं। ये हमारे पास जो मेनिस्कस है इसने सरफेस के साथ जो अंदर से जो एंगल बना रखा है ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल रहता है। मेनिस्कस ने ग्लास के साथ जो बेटा आपके पास जो कोन जिस ग्लास से बना हुआ है उसके साथ बेटा वाटर के अंदर से जो एंगल बना रखा है, दिस इज योर ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट एंगल। अब आराम से बेटा सुनिएगा, ये आपके पास टेंजेंट है, ये बेटा आपके पास एक तरीके से बेटा ये जो है बेटा ये बेटा आपके पास एक टेंजेंट है। आप इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को थोड़ा सा आराम से देखिएगा। हाँ आराम से देखिएगा, ये आपके पास जो मेनिस्कस है उसके अलोंग बेटा आपके पास ये टेंजेंट है। इस मेनिस्कस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। ऑफ कोर्स बेटा ये जो टोटल एंगल आएगा ये आपके पास 90 है, क्योंकि ये आपके पास टेंजेंट है, ये आपके पास नॉर्मल है। अगर आपके पास ये एंगल थीटा है, ये अल्फा बाई 2 है, तो ये टोटल एंगल आपके पास हो गया थीटा प्लस अल्फा बाई 2। ये अगर थीटा प्लस अल्फा बाई 2 हो गया तो बेटा ऑफ कोर्स ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये वाला एंगल आपके पास वापस से हो जाएगा बेटा क्या, थीटा प्लस अल्फा बाई 2। फेयर एनफ। ये जो सरफेस इसी तरह से बेटा ऑफ कोर्स यहां से बेटा एक सरफेस आएगी ऐसे, ये भी आपके पास एक नॉर्मल, ये भी आपके पास नॉर्मल, नॉर्मल और नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेनिस्कस की जो दूरी है मैं उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकता हूं। अब बस बेटा सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री बची है, मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि कैपिटल आर का कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 जो है बेटा आर का कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 जो ये मेरे पास बी है, तो मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई है बी अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2। बेटा आगे तो बस जस्ट फॉर्मेलिटीज है। यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर पी नॉट, तो बेटा यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर पी नॉट, मतलब यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर पी नॉट, तो बेटा यहां का रेडियस ऑफ सॉरी यहां का प्रेशर पी नॉट माइनस 2 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन आर। फिर बेटा ऑफ कोर्स यहां का प्रेशर आपके पास जाएगा पी नॉट माइनस 2s अपॉन आर प्लस रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ का प्रेशर ऑफ कोर्स कम्स आउट पी नॉट, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर शुड बी सेम, तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल। मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि H इज इक्वल्स टू 2s अपॉन रो जी आर। आर बेटा हम निकाल चुके हैं, दैट इज बेटा ऑफ कोर्स b अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो बेटा आंसर शुड बी 2s cos theta plus alpha by 2 अपॉन बेटा रो जी बी। बेटा आंसर शुड बी योर डी। सरफेस एनर्जी के फॉर्मूले पे है,
इस तरह के सवाल पढ़ने में क्लास में खूब सारे कर रखे हैं, बस थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है। ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस कैपिटल आर, बेटा कैपिटल आर बेटा किसी ड्रॉप का रेडियस है, हैविंग सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वैल्यू भी दे रखी है, थोड़ी गंदी सी लग रही है लेकिन वाकई में अच्छी हो जाएगी, ठीक है। डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू के आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, बेटा इस ड्रॉपलेट को मैंने के ड्रॉपलेट्स में डिवाइड कर दिया, तो बेटा ऑफ कोर्स एक ड्रॉपलेट टूट के नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। ऑफ कोर्स जो नई वाली ड्रॉपलेट होगी उनका रेडियस थोड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसे के ड्रॉपलेट्स बन गई। लेट्स से प्रत्येक ड्रॉपलेट का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ऑफ कोर्स हम स्मॉल आर निकाल सकते हैं, इन सब का वॉल्यूम और इस अकेले का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से हम आर की वैल्यू निकाल देंगे। इन दिस प्रोसेस द टोटल चेंज इन सरफेस एनर्जी इज दिस मच, तो सरफेस एनर्जी पहले कितनी थी, बाद में कितनी थी, चेंज जो है ना वो मुझे ये दे रखा है, तो के की वैल्यू पूछ रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के अंदर ड्रॉपलेट्स कितने, बस ये पूछ रखा है, कर देंगे। सबसे पहले स्मॉल आर निकालते हैं, क्योंकि बेटा ऑफ कोर्स सरफेस एनर्जी लिखने के लिए मुझे एरिया लिखना पड़ेगा, एरिया के लिए मुझे ऑफ कोर्स रेडियस पता होना चाहिए। इस अकेले का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इसमें अकेले का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, लेकिन ऐसे के ड्रॉपलेट्स तो उनका वॉल्यूम ऑफ कोर्स बड़ा मल्टीपल बाय के, 4/3 पाई 4/3 पाई गायब, बड़ा आर की वैल्यू आ गई है कैपिटल आर इंटू के की पावर 1/3। अब पहले सरफेस एनर्जी कितनी है, पहले बड़ा ऑफ कोर्स एक ही ड्रॉपलेट है, सरफेस एनर्जी है, उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। बाद में सरफेस एनर्जी कितनी है, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस बेटा ऑफ कोर्स मेरे पास कितनी है, रेडियस बेटा मेरे पास है कितनी, ओ सॉरी रेडियस बेटा कितनी है, बेटा मेरे ख्याल से रेडियस है आर के की पावर -1/3 का स्क्वायर इनटू सरफेस टेंशन। लेकिन तो एक ड्रॉपलेट की सरफेस एनर्जी है, ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स हैं बेटा मल्टीप्लाइड बाय के, तो मेरे पास क्या आ गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एस इंटू के की पावर बेटा ऑफ कोर्स 1/3, -2/3 बेटा वहां पर आ गया, बेटा फिर 1/1 वहां पर आ गया, दैट इज 1/3। एनर्जी का चेंज कितना है, एनर्जी का चेंज बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन एनर्जी विल बी ऑफ कोर्स बेटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस, तो बेटा कॉमन आ गया और मेरे पास आ गया के की पावर 1/3 -1, और इसकी वैल्यू बेटा मुझे कुछ ना कुछ दे रखी है। अब चलो वैल्यूज लिखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है कितना 10⁻², उसका स्क्वायर 10⁻⁴। सरफेस टेंशन कितना है, सरफेस टेंशन है 0.1/4 पाई, मैंने कहा था ना वैल्यू अच्छी है, के की पावर 1/3 -1 इज इक्वल्स टू एनर्जी का चेंज कितना है 10⁻⁻3। सिर्फ बेटा सोल्व करना, कुछ नहीं करना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 10⁻³ बड़ा -3 गया यहाँ पे, तो बड़ा यहाँ पर 10⁻⁻1 बच गया, मेरे पास आ गया के की पावर 1/3 -1 बड़ा 10⁻² उधर गया तो 100 आ गया, और मेरे पास आ गया के की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 101 की पावर 3, मैं सॉरी 101, तो के की वैल्यू आ गई है 101 की पावर 3। ठीक है, हम एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन के की वैल्यू बेटा मुझे क्या बोल रखी है, मुझे के की वैल्यू बोल रखी है कि ना ऐसे लिखो और 10⁻⁴ अल्फा की टर्म्स में लिखो, तो बेटा फिर तो ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा कि के इज बेसिकली नियरली इक्वल टू 100 की पावर 3, तो बेटा दैट कम्स आउट ऑफ कोर्स 10⁻⁶, तो अल्फा कम्स आउट टू बी 6। तो वो तो बेटा सवाल का फॉर्मेट ऐसा बता रखा था ना कि 10⁻⁴ अल्फा की टर्म्स में मुझे के की वैल्यू बतानी थी, अदरवाइज के की वैल्यू हम बोल सकते हैं 101 की पावर 3। ठीक है, अगर मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता, मतलब सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता कि कैसे आंसर बोल दो, तो हम 101 × 101 × 1 × 101, तो जो वैल्यू आता है, जो नंबर आता, हम वो आंसर लिख सकते थे। बट इसमें पूछ कैसे रखा था कि के की वैल्यू 10⁻⁴ अल्फा की टर्म्स में बताओ, थोड़ा उस केस में मुझे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन तो लगाना पड़ा। ठीक है, फेयर इनफ, आगे चलो। आसान सवाल सुनिएगा, एक यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब है, इनर रेडियस आर इज डिप्ड वर्टिकली इन ए बीकर फिल्ड विथ वाटर। तो ठीक है, लेट्स से बेटा पानी यहाँ पर है, इसके अंदर हम लोगों ने एक कैपिलरी ट्यूब डुबो रखी है ऐसे, और बेटा जैसे एक कैपिलरी ट्यूब डुबाई, पानी बेटा ऑफ कोर्स ऊपर तक आएगा ऐसे, किसी न किसी हाइट तक बेटा पानी यूँ आएगा। लेट्स बेटा दिस हाइट कम्स आउट टू बी h,
ट्यूब का रेडियस बेटा लेट से कम्स आउट टू बी आर, मेनिस्कस का रेडियस लेट से कम्स आउट टू बी कैपिटल आर, कॉन्टैक्ट एंगल बेटा ऑफ कोर्स लेट से थीटा। बाकी चलो एक बार सवाल पढ़ते हैं तब थोड़ा सा और क्लियर होगा कि निकालना क्या है। The water rises up to height h in the capillary tube above the water surface in the beaker. The surface tension of the water is sigma. बेटा surface tension मुझे sigma दे रखा है. The angle of contact between water and the wall of capillary tube is theta. Ignore the mass of water in the meniscus. ठीक है बेटा, ये जो meniscus वाला जो water है बेटा उसका mass निकल का है, कोई दिक्कत नहीं. Which of the following statement is are true? मतलब water बेटा ऐसे बोल रखा है कि ये जो पानी है ना, ये जो पानी है ना, सिर्फ इसी का ही मास कंसिडर करना है। ये जो मेनिस्कस में जो मास है ना उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दैट इज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम फॉर्मूला निकालते हैं ना 2 टाइम्स सरफेस टेंशन कॉस्ट अपॉन रो आर जी, वही मान के निकालते हैं, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। फॉर ए गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब एच डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आर। सही लग रहा है बेटा? किस हाइट तक पानी आएगा उसका फॉर्मूला है बेटा ऑफ कोर्स 2 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन रो जी रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2s रो जी रेडियस ऑफ द ट्यूब कॉस थीटा। अब अगर उसने मुझे क्या बोल दिया, मुझे ऐसे बोल दिया कि मटेरियल जो है ना ट्यूब का वो फिक्स है। ट्यूब का अगर मटेरियल फिक्स है तो एंगल थीटा फिक्स हो गया, ठीक है ना, सरफेस टेंशन भी फिक्स हो गई, तो h जो है वो ऑफ कोर्स बड़ा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि h घटेगा विथ इंक्रीज इन r, तो बड़ा a ऑफ कोर्स सीम्स करेक्ट टू मी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉर ए गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब h इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, बड़ा झूठ बात, h बड़ा r पर तो डिपेंड करेगा, और किस फॉर्मूले से करेगा मैं बता चुका हूं। इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन अ लिफ्ट गोइंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन h डिक्रीजेस। ये सारा का सारा अरेंजमेंट अगर हम लिफ्ट में रख दें और लिफ्ट को अगर हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दें तो h पर फर्क पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। और बेटा मैंने है ना वो सरफेस टेंशन बेटा मैंने एस लिख दी, बेटा सवाल में सिग्मा दे रखी है तो वो तुम समझ रहे। तो बच्चे बोलेगा हाँ सर, अगर ऊपर की तरफ अगर एक्सेलरेट करेंगे तो हम जानते हैं कि नीचे की तरफ जो mg है उसके अलावा एक सूडो फोर्स और लग जाएगा, तो नीचे की तरफ mg प्लस ma लगेगा, उस कारण से एक g फैक्टिव आ जाएगा, और g फैक्टिव की वजह आ जाएगी g की जगह g प्लस a। तो जो h होगा उसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, नाउ h विल बी 2s cos थीटा अपॉन रो इंटू आर इंटू ऑफ कोर्स बड़ा जी प्लस ए। तो बड़े आराम से कह सकता हूं इन दिस एक्सपेरिमेंट, सॉरी इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन अ लिफ्ट गोइंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन एच विल डिक्रीज। सही लग रहा है? अगर एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो बड़ा ऑफ कोर्स पहले यहां पर जी था, अब जी प्लस ए आ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ऑफ कोर्स एच की वैल्यू घट गई। तो सी ऑप्शन सीम्स गुड टू मी, मुझे बड़ा बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी की जगह जी इफेक्ट लगा दो, क्या h इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। बड़ा फोर्थ ऑप्शन ये है कि h जो थीटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल झूठ है, h थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं है, h cos थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो ऑफ कोर्स बड़ा d इज करेक्ट, सो करेक्ट सॉरी d इज रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी ओनली a एंड c। थोड़ा सा पेशेंस वाला सवाल है, आराम से इत्मीनान से अगर अच्छे से सवाल को पढ़ेंगे तो बन जाएगा। मतलब जो क्लास में थ्योरी पढ़ रखी है लगभग उसी पर बेस्ड सवाल है, कुछ भी नई इसमें खास बात नहीं है। सुनिएगा, A cylindrical capillary tube of 0.2 mm radius is made by joining two capillaries T1 and T2 of different material having water contact angle of 0 degree and 60 degree। तो जो कैपिलरी ट्यूब 1 है और कैपिलरी ट्यूब 2 है, दोनों का रेडियस तो सेम है, लेकिन दोनों की कॉन्टैक्ट एंगल जो लिक्विड के साथ है वो अलग अलग है। T1 का कॉन्टैक्ट एंगल 0 है और T2 का जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो 60 डिग्री है। द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड, मतलब कंपोजिट कैपिलरी ट्यूब जिसमें T1 T2 दोनों लगा रखे हैं, इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर इनटू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। केस 1 में T1 नीचे है और T2 ऊपर है, मतलब 0 डिग्री वाली नीचे है और बड़ा 60 डिग्री वाली ऊपर है। केस 2 में 60 डिग्री वाली नीचे है और बड़ा 0 डिग्री वाली ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। ऑफ कोर्स थोड़ा मोर देन करेक्ट क्वेश्चन है, तो हमें आराम से इत्मीनान से सारे के सारे देखने पड़ेंगे। सबसे पहले ए पढ़ता हूँ। फॉर केस 1 बेटा ऑफ कोर्स 0 डिग्री नीचे 60 डिग्री वाले ऊपर है। इफ द जॉइंट इज केप्ट 8 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, ये जो जॉइंट है बड़ा 8 सेंटीमीटर ऊपर है। द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द ट्यूब विल बी 7.5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ये 8 सेंटीमीटर ऊपर है और पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7.5 सेंटीमीटर तक ही ऊपर चढ़ जाता है। तो ऊपर जो ट्यूब है तो उसका तो कोई यूज ही नहीं, इसका मतलब
इसका मतलब तो कोई खास ऐसी चिंता वाली बात ही नहीं है। हमारे पास अगर मैं ए ऑप्शन की अगर बात करूँ तो ए ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ये कहानी कि ये वाटर है। हमारे पास ट्यूब जो है T1 जो है वो ऐसे 8 सेंटीमीटर तक की लेंथ की है। T2 उसके ऊपर भी है बट उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि पानी जो फिल हो रहा है वो 7.5 सेंटीमीटर हाइट तक तो आपका पानी ही फिल हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कि वाली बात सही है या नहीं है। और यहां पर कौन है? T1 है। और T1 का बड़ा कॉन्टेक्ट एंगल मुझे क्या दे रखा है? T1 का कॉन्टेक्ट एंगल मुझे 0 दे रखा है। किस हाइट तक बड़ा पानी भरेगा? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी, 2 टाइम्स सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का वैल्यू सवाल के अंदर दे रखी होगी 0.075 SI यूनिट के अंदर। कॉस थीटा बड़ा थीटा 0 रखना है तो कॉस 0 1 हो गया। रो बड़ा मेरे ख्याल से 1000 दे रखा होगा। रेडियस बड़ा रेडियस 0.2 मिलीमीटर है तो 0.2 इंटू 10⁻³ बड़ा जी मेरे ख्याल से 10 ही दे रखा होगा। हाँ 10 दे रखा। ये मेरे पास हाइट आ गई और फोर्स बड़ा मीटर के अंदर। ये बड़ा 7.5 सेंटीमीटर में लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार बड़ा ज़रा चेक करना। 1000 बड़ा 10⁻³ आपका कैंसिल, ये 0 और बड़ा ये 10 आपका कैंसिल, 2 से बड़ा आपका 2 कैंसिल, 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7.5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। तो पानी जो है वो 7.5 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा। T2 जो बड़ा ऊपर है उससे तो कोई लेना देना है ही, पानी बड़ा यहां तक पहुंच गया। हमारा इसको ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर केस 1 कैपिलरी जॉइंट is 5 centimeter above the water, the height of water column raised will be more than 8.75 centimeter। जो इस बार जॉइंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही है। तो जो जॉइंट जो है बड़ा वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही है तो पानी जो होगा वो 8.75 सेंटीमीटर तक चढ़ जाएगा। नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। ये वाली बात है ना, हो सकता है किसी किसी बच्चे को तो डायरेक्ट याद आ गई हो। कैसे मैं समझाता हूँ। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये पानी है और हमारा जो अरेंजमेंट है बड़ा वो केस 1 वाला है। केस 1 में T1 नीचे है, बड़ा T1 आपके पास ऐसे नीचे है और T2 बड़ा आपके पास ऐसे ऊपर है। ऐसा T2 आपके पास ऐसे ऊपर। इस बार ये आपने जो हाइट रखी है ये सिर्फ और सिर्फ आपने ऐसे 5 सेंटीमीटर ही रख दी। हमने बढ़ाया जो हाइट है ये सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर रख दी। तो होगा क्या? पानी आएगा ऐसे, बड़ा पानी आएगा ऐसे, ठीक है। अब बच्चे क्या बोलेगा कि सर पानी अगर आएगा तो सर पानी तो सर 7.5 सेंटीमीटर तक आना चाहिए, यहाँ पर तो सिर्फ वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही है, तो सिर्फ बाकी ऊपर चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी ऊपर नहीं जाएगा। होगा क्या कि पानी लगातार ऊपर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और मेनिस्कस कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बिल्कुल वही कंडीशन हो गई जिस कंडीशन के अंदर हम ऐसी कैपिलरी ट्यूब लिया करते थे जिसकी इनसफिशिएंट हाइट हुआ करती थी। काफी तो बड़ा वही वाली कहानी है। सरफेस टेंशन के कारण मेनिस्कस जो होगा वो लगातार ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा, लगातार ऊपर आता क्या। अब जब वो यहां पर इस इंटरफेस पर पहुंच गया तो क्या होगा? तब उस केस में ऑफ कोर्स बड़ा ऑब्वियस बात है कि सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा है और mg आपका कम है। mg इसलिए कम है क्योंकि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो तो 7.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम के वेट के बराबर है और यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ही आया है, तो ऑफ कोर्स सरफेस टेंशन का फोर्स ज्यादा है। वो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा ना वो क्या करेगा कि ये जो आपका मेनिस्कस ऐसा बना हुआ ना, इस मेनिस्कस को अब धीरे धीरे ऐसा फ्लैट करना स्टार्ट करेगा। पहले मेनिस्कस ऐसा था, 0 कॉन्टैक्ट एंगल था। जैसे वो उस ऊपर वाले इंटरफेस पर पहुंचेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स ज्यादा है, वो पानी के सेंटर ऑफ मास को ऊपर लाएगा और जो मेनिस्कस होगा वो थोड़ा थोड़ा फ्लैट होना स्टार्ट होगा। फ्लैट होने का मतलब ये हो गया कि कॉन्टैक्ट एंगल जो पहले आपके पास 0 डिग्री था वो कॉन्टैक्ट एंगल अब बढ़ना स्टार्ट होगा और कॉन्टैक्ट एंगल अगर बढ़ना स्टार्ट होगा तो कॉस थीटा अब घटना स्टार्ट होगा और अगर कॉस थीटा अगर घटना स्टार्ट होगा तो ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो लगातार घटना स्टार्ट होगा और वो लगातार घटते 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 फिर जो 5 सेंटीमीटर हाइट के अंदर जो लिक्विड आया है उसके वेट के बराबर हो जाएगा और उसके बाद आपका लिक्विड ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी हो गया कि कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ कोर्स
प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड कैपिलरी ट्यूब तो है ही है, वो इस बात की प्रॉपर्टी भी है कि हमारा जो मेनिस्कस है वो कहीं ऊपर तो नहीं पहुंच गया। अगर मेनिस्कस जो होगा वो ऐसे इंटरफेस तक पहुंच गया उसके बाद लिक्विड ऊपर आना बंद हो जाएगा, बल्कि मेनिस्कस अपनी शेप, साइज, ज्योमेट्री को, थीटा को और कोस्टा को इस तरह से मैनेज करेगा कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो वेट के बराबर हो जाएगा और पानी इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो पानी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर हाइट तक ही जाएगा। सवाल और इंटरेस्टिंग हो सकता था, कोई हमसे ये पूछ सकता है कि इस इवेंट पर cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो इतने से लिक्विड के वेट के बराबर हो जाएगा। तो वो भी हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इनटू कॉस्ट, सॉरी सरफेस टेंशन इनटू कॉस्टा इनटू 2 पाई आर विल बी इक्वल टू ऑफ कोर्स इतने से लिक्विड का mg। तो कोई कॉस्ट अगर पूछे तो निकाल सकते हैं। यहां पर ऑफ कोर्स कॉस्ट 1 नहीं आएगा, 1 से थोड़ा सा छोटा है। तो for case 1, capillary joint is 5 cm above the water surface. The height of water column raised in the tube will be more than 8.75 cm. बड़ा बिल्कुल झूठ, पानी जो होगा वो 5 सेंटीमीटर तक ही जाएगा। उसके बाद मेनिस्कस अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को, कॉन्टैक्ट एंगल को, कोस्टा को इस तरह से मैनेज कर लेगा कि बेटा पानी ऊपर उसके ना जाए। ये गलत है, बी ऑप्शन गलत है। The correction in height of water column raised in the tube due to weight of water contained in the meniscus will be different in these two cases. ये तो पक्का हो गया कि दोनों ही केसेस के अंदर पानी जो होगा ना वो इस इंटरफेस वाले पॉइंट के बाहर नहीं जाएगा। या तो बेटा पॉइंट, या तो आपका जो लिक्विड है बेटा वो इस 0 कॉन्टेक्ट एंगल वाले में या फिर 60 कॉन्टेक्ट एंगल वाले के अंदर जाके बस रह जाएगा, ऊपर वाले में नहीं जाएगा। ये क्या बोल रखा है? due to weight of water contained in the meniscus will be different for both the cases. meniscus के पास कितना पानी रह पाता है, कितना weight of water रह पाता है, क्या वो दोनों केस में अलग अलग होगा? होगा। मैं ज्योमेट्री से दिखा सकता हूं, जैसे अच्छा से डायग्राम बनाते हैं। चलो, हमारे पास लेट से बेटा ये ट्यूब है और ये ट्यूब है और लेट से आपके पास 0 कॉन्टैक्ट एंगल है। अगर 0 कॉन्टैक्ट एंगल होगा तो लिक्विड जो होगा ना वो थोड़ा सा ऐसे टच करता हुआ ऐसा आएगा, ऐसे। और सॉरी, जो लिक्विड होगा वो ऐसे बिल्कुल यूं हल्का सा टच करते 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 ऐसे से। ये बड़ा आपका मेनिस्कस है और इसके अंदर जो पानी होगा ना वो ये वाला, इस वाले पानी की बात हो रही है। ये वाला पानी हम निकाल भी सकते हैं। ये जो सिलेंडर है इसके रेडियस में से इस हेमिस्फीयर का रेडियस माइनस कर दो, सॉरी इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा कितना होगा, ये रेडियस आपके पास r है, ये हाइट भी बड़ा आपके पास r है, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा बड़ा ऑफ कोर्स दैट विल बी पाई r स्क्वायर इनटू हाइट। ठीक है, उसमें से हेमिस्फीयर के पास बड़ा वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई r क्यूब। ये वाला वॉल्यूम बड़े आराम से मैं बोल सकता हूँ कि जो सिलेंडर बना हुआ है ना उसके वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दो तो मेरे पास ये आ जाएगा 1/3 पाई r क्यूब। ये तो तब है जब कॉन्टैक्ट एंगल 0 हो। अगर कॉन्टैक्ट एंगल 60 डिग्री होगा जो कि केस 2 में है, बड़ा ऑफ कोर्स उस केस में आपके पास स्फीयर ऐसे ना होगा, थोड़ा सा फ्लैटर होगा, उस केस में डायग्राम कुछ कुछ ऐसा नजर आएगा। ये बड़ा आपके पास सिलेंड्रिकल सरफेस, या यहां पर आपका जो स्फीयर होगा ना वो कुछ कुछ ऐसा होगा, ऐसे। ऑफ कोर्स बेटा अब ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री है, अब आपके पास बेटा ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये आपके पास मेनिस्कस के अंदर वाला जो लिक्विड है वही है। ऑफ कोर्स ये वाला वेट इस वेट के सामने काफी छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि ये आपके पास अब जो रीजन दिखा रखा है ना ये हेमिस्फीयर नहीं है, ये वाला वॉल्यूम बड़ा ऑफ कोर्स हेमिस्फीयर से काफी छोटा है कि नहीं है? हेमिस्फीयर तो बड़ा ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऊपर रहा होगा, ये एंगल 60 डिग्री तो उसके नीचे बनेगा ना। भाई बेटा मान लो कि ये मेरे पास स्फीयर है, यहाँ पर तो ये वाला एंगल अलग है, यहाँ पर यहाँ कहीं बड़ा आपके पास ये जो एंगल आएंगे ना 60 डिग्री आएंगे, यहाँ पर ये जो एंगल होंगे ना ये आपके पास 60 डिग्री आएंगे, यहाँ पर ये वाला एंगल 0 आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट है बेटा। तो ये पोर्शन तो बड़ा एक तरीके से ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन आपके पास ये वाला पोर्शन है। तो ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला वेट ऑफ लिक्विड और ये वाला वेट ऑफ लिक्विड दोनों केस में तो डिफरेंट है। तो चलिए, द करेक्शन इन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेज्ड इन द ट्यूब ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर कंटेंट इन द मेनिस्कस विल बी डिफरेंट इन टू केसेस। अगर बेटा मैं इन मेनिस्कस वाले वेट को अगर मैं कंसिडर करूं,
मेनिस्कस वाले वेट को अगर कंसिडर करूं तो हाइट जो है बेटा दोनों केस में डिफरेंट आएगी, दैट इज ऑफ कोर्स सही बात है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज लास्ट ऑप्शन क्या बोल रखे हैं, फॉर केस टू द कैपिलरी ट्यूब capillary joint is 5 centimeter above the water surface, the height of water column raised in the tube will be 3.75 centimeter। ठीक है, ये जो आपके पास हाइट है बड़ा आपने 5 सेंटीमीटर ले रखी है, लेकिन पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3.75 हाइट तक ही जा रहा है। चेक कर लेते हैं कितनी हाइट तक पानी जा रहा है। जिस हाइट तक बड़ा पानी जा रहा है बेटा दैट विल बी, कोई फॉर्मूला है क्या, आप बोलोगे हाँ सर ऑफ कोर्स फॉर्मूला है, 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इनटू कॉस ऑफ 60, क्योंकि बेटा T2 जो ना उसका कॉन्टैक्ट एंगल तो ऑफ कोर्स 60 है, अपॉन रो इंटू आर इंटू जी। मैं एक छोटी सी बात और बोल दूं, हमने जब T1 में कैलकुलेट किया था तो cos 0 लिखा था, T2 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं cos 60 लिख रहा हूं, बाकी सारी वैल्यूज तो सेम ही है, रो सेम, आर सेम, जी सेम, सरफेस टेंशन सेम। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इस वाले केस में जो आंसर आया था ना उस केस में तो cos 0 था, अब cos 60 है, cos 0 होता है 1, cos 60 होता है हाफ, तो ये वाली जो हाइट आएगी ऑफ कोर्स इस वाले केस की हाफ आएगी। और पहले वाले केस में मेरे ख्याल 7.5 आया था, इस बार आंसर ऑफ कोर्स 7.5 सेंटीमीटर अपॉन 2 आ जाएगा। बेटा सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लेना, एंड इट विल बी ऑफ कोर्स बेटा 3.75 सेंटीमीटर। डी सीम्स करेक्ट टू मी। तो बेटा मुझे कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं, मुझे ऑप्शन सही लग रहे हैं ए, सी एंड डी, ये मेरे पास 3 आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल करते हैं, a bubble has surface tension S, the ideal gas inside the bubble has ratio of specific heats gamma is equals to 5/3. Bubble is exposed to the atmosphere and it's always retain the spherical shape, अच्छी बात है। When the atmospheric pressure is PA1, the radius of bubble is found to be R1 and temperature of the enclosed gas is T1। जो अंदर गैस भरी हुई है उसका टेम्परेचर T1 है, बबल का रेडियस स्मॉल r1 है और बाहर का जो प्रेशर है वो PA1 एटमोस्फेयर का जो। When the atmospheric pressure is PA2, atmospheric pressure को अगर मैं चेंज करके अगर PA2 कर देता हूँ, the radius of the bubble and the temperature of the enclosed gas becomes R2 and T2 respectively। अब कौन से ऑप्शन सही है, पहले वाले ऑप्शन में R1 R2 का कोई रेशियो वगैरह पूछ रखा है, और दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्टली हीट इंसुलेटिंग, अच्छा पहले वाले भी केस में भी इफ द सरफेस ऑफ बबल इज परफेक्टली हीट इंसुलेटिंग, परफेक्टली हीट इंसुलेटिंग मतलब ये हो गया कि बबल जो है वो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हीट जाने नहीं देगा, तो ऑफ कोर्स द प्रोसेस इज गोइंग टू बी एडियाबैटिक। बी ऑप्शन बोल रखा है, इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्टली हीट इंसुलेटिंग देन द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग द सरफेस डज नॉट चेंज विद द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट्स सी, if the surface of bubble is perfectly heat conductor and the change in atmosphere temperature is negligible, तो बड़ा ऑफ कोर्स अगर परफेक्टली कंडक्टिंग हो गई और बाहर का टेम्परेचर अगर फिक्स है तो अंदर का टेम्परेचर वही हो गया, और बाहर का टेम्परेचर कांस्टेंट है अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट, तो सी वाले प्रोसेस में ऐसा लग रहा है कि जो प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल होगा। बाकी देखते हैं धीरे धीरे। इफ द सरफेस ऑफ बबल इज परफेक्टली हीट इंसुलेटिंग देन T2 अपॉन T1 का मुझे रेशियो पूछा है। तो एक काम करते हैं, ये जो ए ऑप्शन और जो बड़ा आपका डी ऑप्शन है ये तो बड़ा दोनों ही ऑफ कोर्स एडियाबैटिक के लिए, तो इनको अपन एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट मैं एक बार बता दूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, एक तो ये कि बाहर का प्रेशर अगर P0 है और अगर ये बबल है इसका रेडियस अगर R है, तो अंदर का जो प्रेशर होगा वो P0 प्लस 4S अपॉन R होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तो पहला हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो ऑफ कोर्स बड़ा P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। एक ऑप्शन के अंदर शायद आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोल रखा है, तो उसमें P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। जो भी सवाल बनना होगा वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 बातों से हमारा बन जाएगा, बाकी तो ठीक है, ऑफ कोर्स कैलकुलेशन तो है। स्टार्ट करते हैं। बाहर का प्रेशर PA1 तो बबल का रेडियस R1, टेम्परेचर T1। बाहर का प्रेशर PA2 तो बबल का रेडियस चेंज होकर R2 और टेम्परेचर आपके पास T2। ए और डी ऑप्शन के अंदर बोल रखा है कि बाहर से अंदर और अंदर से बाहर हीट नहीं जा सकती, तो ऑफ कोर्स बेटा हम प्रोसेस को एडियाबैटिक मानेंगे। इनिशियल प्रेशर, यहां का प्रेशर होगा कितना, गैस का जो प्रेशर होगा वो ऑफ कोर्स होगा PA1 प्लस 4 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन R1। बाहर का जब प्रेशर चेंज होगा तो ऑफ कोर्स रेडियस भी चेंज होगी, नई रेडियस आ गई R2। अब अंदर का जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफ कोर्स PA2 प्लस 4S अपॉन R2। P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। बड़ा भी लगाते हैं, इस गैस का प्रेशर ये रहा,
वॉल्यूम बेटा ऑफ कोर्स 4/3 पाई R1 रेज टू पावर क्यूब बेटा पूरे की पावर गामा, गामा इज ऑफ कोर्स 5/3, isn't it? Should be equal to बाद का प्रेशर, बाद का प्रेशर इज Pa2 प्लस बेटा 4s अपॉन R2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑब्वियसली 4/3 पाई R2 की पावर क्यूब बेटा पूरे की पावर ऑफ कोर्स 5/3। कुछ कुछ बेटा कैंसिल हो रहा है, ये 4/3 पाई, 4/3 पाई बेटा आपके पास गायब हो गया बेटा, ये क्यूब और 1/3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा और मैं यहां से बड़े आराम से लिख सकता हूं कि R1 अपॉन R2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू Pa2 प्लस 4s अपॉन R2 अपॉन Pa1 प्लस 4s अपॉन R1। एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं कि बेटा क्या जुगाड़ है इसके अंदर। पहले ऑप्शन के अंदर R1 अपॉन R2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू, बस इतना सा अंतर है कि बेटा यहाँ पर 2s अपॉन R2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2s अपॉन R1 लिखा हुआ है और हमारे वाले में 4s अपॉन R1 एंड 4s अपॉन R2 है। तो ऑफ कोर्स बेटा ये ऑप्शन कम्स आउट टू बी रॉन्ग। कई बच्चे बेटा ठीक है जल्दबाजी में शायद बेटा वो 2s अपॉन R ले देंगे, क्योंकि ना वो ड्रॉपलेट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ड्रॉपलेट में एक्सेस प्रेशर 2s अपॉन R होता है, बबल वाले केस में तो एक्सेस प्रेशर 4s अपॉन R ही होता है। तो ये ऑप्शन तो आपके पास गलत आ गया। बी ऑप्शन क्या करे कि इफ द सरफेस ऑफ बबल इज परफेक्टली हीट इंसुलेटेड, तो ऑफ कोर्स आपका dq जो है वो तो जीरो हो गया। देन द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग द सरफेस एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम। अब जो इंटरनल एनर्जी है उसके बारे में बात बोल रखा है कि इंटरनल एनर्जी भी आपकी जीरो होगी। ऑफ कोर्स मेरा इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी, dq जीरो है तो du जीरो होना कंपल्सरी नहीं है, बल्कि du और वर्क डन का जो सम है वो आपके पास जीरो होगा। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मान लो कि किसी कारण से, ऐसे मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, किसी कारण से बड़ा मान लो कि लेट से रेडियस बढ़ गया, गैस का रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स आपका जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा तो ऑफ कोर्स du की वैल्यू आपके पास उतनी ही नेगेटिव हो जाएगी। मान लो बड़ा बाहर का प्रेशर मैंने इस तरह से चेंज कर दिया कि जो बबल था ना वो कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो जाएगा तो उस केस में ऑफ कोर्स गैस का जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। गैस का वर्क डन अगर नेगेटिव आ जाएगा तो du की बेटा वैल्यू ऑफ कोर्स आपके पास पॉजिटिव आ जाएगी। तो du मेरे ख्याल से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये कहना तो गलत है कि du वुड बी जीरो, है ना। इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, ठीक है, हो भी रही। आगे चलते हैं बेटा, मैं सी ऑप्शन करूं उससे पहले मैं डी ऑप्शन कर लेता हूं, क्योंकि सी में तो प्रोसेस आइसोथर्मल है, उसको अलग से कर लेंगे। डी ऑप्शन में हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस की आगे की बात कर रखी है और मुझे टेम्परेचर रिलेट करने के लिए कह रखा है। तो बेटा आप तो समझदार हो, टेम्परेचर अगर रिलेट करने के लिए कह रखा है और प्रोसेस आपके पास एडियाबैटिक ही अगर है तो आप अब एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर का जो फॉर्मूला है वो लगा दो। और एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है बड़ा आपको याद ही रहता है, दैट इज Tv रेज टू पावर गामा, क्या Tv रेज टू पावर गामा -1 अपॉन कांस्टेंट, सॉरी -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो कॉन्सेप्ट है बड़ा वो ये है कि टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। लगाते हैं, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ कोर्स बड़ा 4/3 पाई R1 रेज टू पावर क्यूब है की पावर गामा -1, बट ऑफ कोर्स गामा -1 इज 2/3 शुड बी इक्वल टू T2। वॉल्यूम ऑफ कोर्स बट अगेन कम्स आउट टू बी 4/3 पाई R2 रेज टू पावर 3 की पावर बड़ा 5/3। यहां से अगेन बेटा वही कहानी आपके पास कि 4/3 पाई तो दोनों तरफ से आपके पास कैंसिल हो गया और मेरे पास T1 अपॉन T2 की वैल्यू आ गई है। मेरे पास अब T1 अपॉन T2 की बेटा वैल्यू आ गई ऑफ कोर्स R2 अपॉन R1 रेज टू पावर 5। सही तो लिखा ना? ओह सॉरी, 5 नहीं बेटा, R1 अपॉन R2 का ऑफ कोर्स स्क्वायर, R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। ये R2 अपॉन R1 बेटा मुझे पहले से सवाल के अंदर पता है, R2 अपॉन R1 को बेटा मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं बेटा क्या, Pa1 प्लस 4s अपॉन R1 Pa2 प्लस 4s अपॉन R2, इस इक्वेशन से लिख रहा हूं बेटा की पावर 1/5 बेटा, फिर स्क्वायर है तो ऑफ कोर्स 2/5। तो T1 अपॉन T2 मेरे पास ये आना चाहिए। एक बार ऑप्शन चेक करना, T1 अपॉन T2 शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर T2 अपॉन T1 लिखा है तो T2 अपॉन T1, अच्छा बेटा इस पर 5/2 इधर ले आया, तो एक काम करो ये जो बड़ा इधर 2/5 लगा है इसको इधर ले आओ, मेरे पास आ जाएगा T1 अपॉन T2
की पावर 5/2 इज इक्वल्स टू PA1 प्लस 4s अपॉन R1 PA2 प्लस 4s अपॉन R2। बिल्कुल सही लग रहा है बेटा, ठीक है। यही इक्वेशन बेटा वहां पर फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है, सिर्फ इतना अंतर है कि इससे ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे ऊपर ऊपर लिखे हुए हैं, उल्टे लिखे हुए हैं बेटा। बाकी आपके पास ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स दैट बेटा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बस सी ऑप्शन और कर लेते हैं। सी ऑप्शन में बोल रखा है कि हमारे पास परफेक्ट हीट कंडक्टिंग है और बाहर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर आपके पास बबल परफेक्टली हीट कंडक्टिंग है तो ऑब्वियस बात है कि जो बाहर का टेम्परेचर रहेगा वो अंदर का टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि अगर कंडक्टिंग है तो अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता तो हीट अंदर आकर बड़ा बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर सेम कर देगा। और बाहर का टेम्परेचर फिक्स बोल रखा है तो ऑफकोर्स अंदर का टेम्परेचर फिक्स ही रहेगा, क्योंकि हीट जो होगी वो आ जा सकती है और उसका एम ही ये कि टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए। अब मुझे क्या बोल रखा है, मुझे इस सी ऑप्शन के अंदर ये तो कंफर्म हो गया कि प्रोसेस आइसोथर्मल है। अब मुझसे पूछ क्या रखा है सवाल के अंदर, मुझसे अगेन वो जो R1 अपॉन R2 है उसके रेशियो की बात कर रखी है। तो हमारे पास बेटा यहां पर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी सिंपल। प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो वी नो दैट कि P1V1 इक्वल टू P2V2। गैस का जो प्रेशर है वो मेरे पास है PA1 प्लस 4s अपॉन R1 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 4/3 पाई R1 रेज टू पावर 3 शुड बी इक्वल टू यहां का प्रेशर PA2 प्लस 4s अपॉन R2 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स 4/3 पाई R2 रेज टू पावर 3। बड़ा 4/3 पाई मेरे पास गायब हो गया और यहां से मेरे पास R1 अपॉन R2 रेज टू पावर 3 की वैल्यू आ गई है, दैट इज PA2 प्लस 4s अपॉन R2 अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स PA1 प्लस 4s अपॉन R। आई थिंक दिस इज अवर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन के अंदर एग्जैक्टली बेटा यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, R1 अपॉन R2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू दिस वन। सो सी ऑप्शन ऑफ कोर्स कम्स आउट टू बी करेक्ट। थोड़ा कौन से आंसर आ गए, मेरे ख्याल थोड़ा सी और डी आपके पास दोनों सही आ गए। ए आपके पास गलत आ गया। ए में अगर यहां पर 4 आता ना तो बड़ा फिर तो आपके पास सही था। हालांकि ए गलत होगा, कोई बच्चा डायरेक्ट भी सोच सकता था कि सर ना एक्सेस प्रेशर में 4s आएगा तो 2s तो कहीं आ ही नहीं सकता, तो वैसे भी सोच सकता था। एनीवेज आगे चलते हैं। अगला सवाल अगेन बेटा थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, इंटीजर टाइप सवाल है और सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अच्छा है। कोई बच्चा अगर मान लो कह दे कि इसमें तो फॉर्मूला रट के गया हूं कि मेरे से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इस बच्चे को एग्जैक्टली पता हो कि कैपिलरी ट्यूब किस तरह से वर्क करती है, कैपिलरिटी का एक्शन क्या होता है, एक्सेस प्रेशर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हाइट के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है, और जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो H इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन ρRg फॉर्मूला आया था वो आया कैसे था। अगर किसी बच्चे को इस बात का आइडिया सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे से ही ये वाला सवाल बन पाएगा। कोई बच्चा अगर फॉर्मूला रट के बैठा और बोल दे कि इससे मेरे से सवाल हो जाएगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। हालांकि जो सवाल है बड़ा वो बिल्कुल उसी डेरिवेशन पर है जिस डेरिवेशन पर अपन वो कैपिलरी ट्यूब वाला फॉर्मूला निकालते हैं। एक इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, इज केप्ट इन ए कंटेनर हैविंग वेटलेस पिस्टन विद ए होल। बड़ा ये कोई पिस्टन है, ध्यान रखना ये वाला, और यहां पर कोई ना कोई होल है। द कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस 0.1 मिलीमीटर इज डिप्ड वर्टिकली इनटू द लिक्विड थ्रू द एयर टाइट पिस्टन होल एज शोन इन द फिगर। बड़ा ये ट्यूब जो है ना कैपिलरी ट्यूब, वो जो होल था ना पिस्टन के अंदर, उसी के थ्रू अपन ने इसमें डाल दिया और एयर टाइट है बेटा, यहां से बाहर ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं बेटा, हवा नहीं जा सकती। ठीक है, द एयर इन द कंटेनर इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड। ये जो बड़ा यहां पर एयर है ना, इसको हम आइसोथर्मली कंप्रेस कर सकते हैं और कंप्रेस किया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V0 टू 100 अपॉन 101 V0 विद द मूवेबल पिस्टन। ठीक है, वैसे मुझे यहीं पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी चाहिए, बट एक बार चलो आगे चलता हूं। कंसिडर द एयर एज एन आइडियल गैस, द हाइट h ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी अबव द लेवल इन सेंटीमीटर। कितने हाइट तक बेटा आपके पास जो कैपिलरी ट्यूब में वाटर होगा वो जाएगा। सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी दे रखी है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है। कॉन्टैक्ट एंगल बेटा आपको 0 दे रखा है। कॉन्टैक्ट एंगल कुछ और होता हम तब भी सवाल कर ही लेते। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां का जो प्रेशर है ना वो पी एटमॉस्फेरिक नहीं है, और हम जो फॉर्मूला निकालते हैं ना कि हाइट इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन ρRg, उस केस में ऑफ कोर्स यहां पर कोई पिस्टन नहीं होता और ये वाला पॉइंट एटमॉस्फेयर के टच में रहता है, तो यहां का प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक ही रहता है। लेकिन इस केस में पी एटमॉस्फेरिक नहीं है, बल्कि शुरुआत में पी एटमॉस्फेरिक था। फिर क्या किया कि फिर आपने इस पिस्टन को इस तरह से कंप्रेस किया
आइसोथर्मली, और ऑफ कोर्स आइसोथर्मली अगर कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां का प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक नहीं है, पी एटमॉस्फेयर से हल्का सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इनिशियल प्रेशर था P एटमॉस्फेरिक, इनिशियल वॉल्यूम था V नॉट, अब प्रेशर है P और अब वॉल्यूम है 100 अपॉन 101 V नॉट। अब जो प्रेशर है बेटा उसकी वैल्यू ऑफ कोर्स मेरे पास है 101 अपॉन 100 ऑफ P नॉट, दैट इज ऑफ कोर्स बेटा 10। मैं बाद में वैल्यू तो लास्ट में बताऊं। ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब क्या करोगे सर? अब बड़ा ध्यान से देखना, वही बिल्कुल सारे के सारे काम जो बड़ा हम लोग कैपिलरी ट्यूब वगैरह में करते हैं। ये मेरे पास कैपिलरी ट्यूब की जो पाइप है बड़ा, वो लेट से हमारे पास ऐसे, इस कैपिलरी ट्यूब का लेट से बड़ा आपके पास जो रेडियस है वो आर है। यहां पर जो मेनिस्कस है, जो लिक्विड का जो मेनिस्कस है, वो लेट से आपके पास ऐसे ऐसे यू बन रखा है। इस मेनिस्कस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बड़ा, वो कैपिटल आर होगा। इस कैपिटल आर की जो वैल्यू आती है वो होती है स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। स्मॉल आर इज ऑफ कोर्स द रेडियस ऑफ द दिस कैपिलरी ट्यूब। वो अलग बात है बेटा, कॉन्टेक्ट एंगल हमें सवाल के अंदर 0 डिग्री दे रखा है बेटा, देखना कहीं ना कहीं लिखा होगा कॉन्टेक्ट एंगल 0, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस 0, और हमारे पास पता लग गया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेनिस्कस का है वो हमारे इस ट्यूब की रेडियस के ही बराबर है। फेयर एनफ। और आपके पास लिक्विड जो है वो ऐसे 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 भरा हुआ है, और बेटा अगेन जो लिक्विड है ये वाला, ये बेटा आपके पास, एक मिनट, जो लिक्विड है आपके पास वो ऐसे, ये बेटा लिक्विड आपके पास ऐसे, लिक्विड के आपके पास डेंसिटी रो है। बीच में बेटा ऑफ कोर्स यहां पर ना आपके पास कोई ना कोई पिस्टन है जो बेटा थोड़ा सा एक तरह से डिसकंटिन्यूटी क्रिएट कर रहा है यहां पे। अब ध्यान से सुनिए, यहां का प्रेशर है P एटमॉस्फेरिक, यहां का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक नहीं है, यहां का प्रेशर है 101 अपॉन 100 ऑफ P नॉट। यहां का प्रेशर अगर P नॉट है तो अब जब भी यहां से यहां आओगे तो प्रेशर हल्का सा घटेगा। अगर आपके पास कोई कर्वेचर ऐसे है फ्री सरफेस का, तो सेंटर की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा और इधर प्रेशर कम होगा, और यहां का प्रेशर होगा P नॉट माइनस 2 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो अलग बात है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के बराबर ही आ गया। फिर जब आप यहां से h डिस्टेंस नीचे आओगे तो यहां का प्रेशर हो जाएगा ऑफ कोर्स बेटा P नॉट माइनस 2s अपॉन आर। वो तो यहां का था, यहां से h डिस्टेंस नीचे आओगे तो प्रेशर आ जाएगा प्लस रो इंटू जी इंटू एच। इट शुड बी इक्वल टू यहां पर और यहां पर, ये तो बड़ा दोनों पॉइंट जो है वो एक कनेक्टेड लिक्विड है, एक ऐसा लिक्विड है जो बड़ा कनेक्टेड है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम लेवल पे है, कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है। तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होना चाहिए, तो इट शुड बी इक्वल टू 101 अपॉन 100 ऑफ पी नॉट। वो अलग बात है होता है कि इन जनरल जब यहां पर ये कोई पिस्टन वगैरह नहीं होता, उस केस में तो यहां का प्रेशर, सॉरी बेटा मैंने डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। मुझे हाइट जो ना, हाँ बेटा, हाइट जो है बेटा वो यहां से यहां तक निकालनी है, और जो बेटा मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं वो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है लिक्विड पे, तो बेटा ये तो पिस्टन वाला पॉइंट है, ये मेरे पास जो पॉइंट है ये थोड़ा पिस्टन पे, लिक्विड पे ये वाला पॉइंट है, और यहाँ पर प्रेशर है 101 अपॉन 100 ऑफ पी नॉट। और अगर यहाँ का प्रेशर बड़ा पता है तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर आपके पास एग्जैक्टली सेम होगा। यहाँ तो बड़ा एयर है ना, पिस्टन बड़ा गलती से आ रहे थे, यहाँ पर आपके पास लिक्विड, तो यहाँ का प्रेशर बड़ा ऑफ कोर्स कितना आएगा, पी नॉट माइनस 2s अपॉन आर प्लस रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर एक्जैक्टली सेम। इन जनरल बेटा यहाँ पर पिस्टन नहीं होता है तो यहाँ पर भी पी नॉट रहता है, तो पी नॉट आपके पास कैंसिल हो जाता है, और आपके पास जो फॉर्मूला इन जनरल दिया होता है वही आपके पास आ जाता है। लेकिन इस केस में बेटा ऑफ कोर्स आप बड़े आराम से देख सकते हो कि आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है रो इंटू जी इंटू एच माइनस 2s अपॉन आर इज इक्वल्स टू पी नॉट अपॉन 100। बेटा पी नॉट अपॉन 100, बेटा पी नॉट कितना दे रखा है मुझे, 10⁻⁵, तो बेटा मेरे ख्याल से ये तो 1000 हो गया। तो मेरे पास रो इंटू जी इंटू एच की वैल्यू हो गई है 1000 प्लस 2 टाइम्स सरफेस टेंशन। बेटा व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, 0.075 अपॉन 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 बेटा आर, आर कितना दे रखा था बेटा इसका, 0.1 इंटू 10⁻⁻3। मेरे पास बेटा
एच की वैल्यू आ जाएगी बेटा दैट ऑफ कोर्स मीटर के अंदर। रो बेटा मुझे मेरे ख्याल से 1000 दे रखा होगा शायद। बेटा रो देखना कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। जी बेटा मेरे पास है 10 प्लस बेटा ये 10⁻³ बेटा ऊपर गया तो 2 × 75 अपॉन बेटा ऑफ कोर्स 0.1। ये बेटा मेरे पास हाइट आ गई। ये बेटा हाइट जो आई बेटा मेरे पास ऑफ कोर्स मीटर के अंदर मेरे पास ये हाइट आई। बेटा मैंने सारी यूनिट्स तो सही लिखे ना? हाँ, 2 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन आर इज बेटा ऑफ कोर्स 0.1 मिलीमीटर। ये बेटा 10⁻³ बेटा -3 इधर गया बेटा मेरे पास आ गया 75। ठीक है, एच की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है शायद बेटा 1/10 तो यहां पर आ गई है, प्लस बेटा ये 0 गया तो मेरे ख्याल से बेटा कितना आ गया, ओह सॉरी बेटा मुझे रो और जी तो नीचे लगाना था। बेटा रो कितना था 10⁻³ जी बेटा कितना 10, तो बेटा ये मेरे पास इंटू 10। बेटा ये 2 0 बेटा 2 0 आपके पास गायब हो गए। बेटा मेरे पास ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। आई थिंक बेटा दैट इज 1/10 प्लस 3/20। आई थिंक बेटा दिस इज 5/20 मीटर। मुझे अगर बेटा ये हाइट सेंटीमीटर में निकालने तो 5/20 इंटू 100 आई थिंक दैट कम्स आउट विद 25 सेंटीमीटर। आंसर बेटा सेंटीमीटर में चाहिए था इसलिए बेटा मेरे से वो गलती क्या हुई, मैं रो और जी बेटा यहाँ पर लाना भूल गया था। ठीक है, रो 10⁻³ बेटा जी आपके पास 10 बेटा आपके पास आंसर कम्स आउट 25 सेंटीमीटर। जी एडवांस 2024 का इंटीजर टाइप सवाल है। Spherical soap bubble inside an air chamber at pressure 10⁵ Pascal has a certain radius so that excess pressure inside the bubble is 144 Pascal। तो ये कोई एयर का चैम्बर है। इस एयर के चैम्बर का जो प्रेशर है बड़ा वो लेट्स से कि P0 है। P0 की वैल्यू 10⁵ है। इस चैम्बर के अंदर बड़ा आपके पास कोई स्फेरिकल बबल है ना, कोई सोप बबल है, और इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है बड़ा आपके पास डेल्टा पी है, मतलब 144 पास्कल है। तो ऑफ कोर्स यहाँ का जो नेट प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा P0 प्लस डेल्टा पी। ठीक है, बाहर का प्रेशर P0, यहाँ से आप डेल्टा पी बढ़ेगा तो P0 प्लस डेल्टा पी हो जाएगा। वैसे डेल्टा पी का हमें हल्का फुल्का आइडिया है कि डेल्टा पी इज बेसिकली 4 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस। नाउ द चैम्बर प्रेशर इज रिड्यूस्ड। बड़ा ये जो चैम्बर है इसका प्रेशर जो है वो P0 से घटाकर 8/27 टाइम्स P0 कर दिया आपने, सो दैट द बबल रेडियस एंड द एक्सेस प्रेशर चेंज। कि बबल का रेडियस जो था वो भी चेंज हो गया और एक्सेस प्रेशर भी चेंज हो गया। इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड। इसके अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर अनचेंज्ड है। टेम्परेचर अगर अनचेंज्ड है तो ऑफ कोर्स इसका जो प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल होगा। Assume air to be an ideal gas and excess pressure delta P in both the cases is much smaller than the chamber pressure। जो delta P है वो P0 के सामने काफ़ी छोटा है, दिख भी रहा है बड़ा, ये 144 है, ये 10⁵ है, तो अच्छा खासा डिफरेंस हमारे पास है। The new excess pressure is, नया वाला excess pressure कितना होगा हमसे सवाल के अंदर ये पूछा गया है। तो जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो तो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, वो आपने आइडेंटिफाई भी कर लिए होंगे कि अगर आपके पास सोप बबल है और इसका सरफेस टेंशन अगर आपके पास T है और अगर इसके पास रेडियस R है तो यहाँ से यहाँ आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा एंड दैट प्रेशर विल बी ऑफ कोर्स 4 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस। ये पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स बड़ा प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, मतलब इस गैस का जो एक्सपेंशन है या फिर कंप्रेशन जो भी है, हालांकि एक्सपेंशन है, जो एक्सपेंशन है बड़ा वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ऑफ कोर्स P1 V1 इक्वल टू P2। ये 2 कॉन्सेप्ट है। बाकी तो ऑफ कोर्स एक जगह लैंग्वेज को देखकर एक पता लग पा रहा है कि एक मैथमेटिकल जगलरी जरूर है कि डेल्टा पी जो है वो P0 के सामने काफ़ी छोटा है, ये कहीं ना कहीं यूज़ आ सकता है, इसका इशारा लैंग्वेज के अंदर में मिल ही रहा है। तो चलिए बड़ा सवाल करते हैं। आपके पास पहले कहानी क्या थी? पहले कहानी आपके पास ये थी कि बाहर का प्रेशर P0 है तो अंदर का प्रेशर P0 प्लस डेल्टा पी है। अब क्या कहानी है? अच्छा बेटा पहले रेडियस आपके पास R1 था, अब रेडियस आपके पास R2 है। अब बाहर का प्रेशर आपके पास हो गया 8/27 टाइम्स P0,
तो अब अंदर का जो प्रेशर होगा वो 8/27 टाइम्स पी नॉट प्लस ऑफ कोर्स बड़ा एक्सेस प्रेशर कुछ ना कुछ नया आएगा, लेट्स से दैट इज डेल्टा पी डैश। मुझसे डेल्टा पी डैश पूछा, आसान सा काम। यहां से तक P1 V1 इक्वल टू P2 V2, प्रेशर कितना है पी नॉट प्लस डेल्टा पी, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है ऑफ कोर्स 4/3 पाई R1 रेज टू पावर 3 शुड बी इक्वल टू P2 V2, दैट इज 8/27 टाइम्स ऑफ पी नॉट प्लस नया वाला एक्सेस प्रेशर जो मुझे ऑफ कोर्स निकालना है इंटू नया वाला वॉल्यूम, दैट इज ऑफ कोर्स 4/3 पाई R2 रेज टू पावर क्यूब। कुछ तो बड़ा कैंसिल भी हो रहा है मेरे ख्याल से, 4/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो तो हमारा इंटरेस्ट सिर्फ डेल्टा पीस के अंदर है, मुझे रेडियस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो रेडियस में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि पी नॉट प्लस डेल्टा पी, ये जो R1 रेज टू पावर 3 है, मैं बड़े आराम से जानता हूं कि ये जो डेल्टा P है इट शुड बी ऑफ कोर्स एक्सेस प्रेशर इज ऑफ कोर्स 4 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन R1। इसी तरह से बाद का जो एक्सेस प्रेशर है दैट इज 4 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन R2। मुझे R1 R2 में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट डेल्टा P और डेल्टा P डैश में है। तो कोई भी अगर मेरा बच्चा होगा तो बोलेगा कि सर R1 को आप बड़े आराम से 40 अपॉन डेल्टा P का ऐसे क्यूब लिख सकते हो। इसी तरह से बेटा ये 8/27 टाइम्स ऑफ पी नॉट प्लस डेल्टा पी डैश, बेटा इस R2 रेज टू पावर 3 को बड़े आराम से लिख सकता हूँ 40 अपॉन बेटा क्या डेल्टा पी डैश रेज टू पावर 3। बेटा 4 टाइम्स टेंशन की पावर जो क्यूब है वो तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो कुछ ऐसा आया, डेल्टा पी प्लस पी नॉट अपॉन डेल्टा पी रेज टू पावर 3 शुड बी इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ पी नॉट प्लस डेल्टा पी डैश अपॉन डेल्टा पी डैश रेज टू पावर 3। अब वैसे दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा टफ इक्वेशन होगी, ऐसी कोई खास टफ इक्वेशन है नहीं, बिकॉज सवाल के अंदर मुझे बोल रखा है कि इस पी नॉट के सामने डेल्टा पी बहुत छोटा है। तो डेल्टा पी अगर बहुत छोटा है तो इसका सिर्फ पी नॉट भी तो लिख ही सकते हो ना, है कि नहीं बेटा। इसी तरह से ये पी नॉट के सामने बेटा डेल्टा पी डैश बहुत छोटा है तो इसको आप बड़े आराम से 8/27 टाइम्स ऑफ पी नॉट तो लिख ही सकते हो अपॉन बेटा ऑफ कोर्स डेल्टा पी डैश रेज टू पावर 3। तो मैंने एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लगा दिया और अप्रोक्सीमेशन क्या होगा वो भी सवाल के अंदर बड़े आराम से उसने में बोल रखा है। आपके पास बड़ा ये पी नॉट से बड़ा पी नॉट की वैल्यू कैंसिल, डेल्टा पी डैश की बड़ा मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई, बड़ा क्या वैल्यू आ गई 8/27 की पावर 1/3 टाइम्स डेल्टा पी। सही तो बेटा 8, हाँ ठीक है, 8 की पावर बड़ा 1/3 इज ऑफ कोर्स 2, ये मेरे पास आ गया 3 और डेल्टा पी बड़ा मुझे सवाल के अंदर शायद पहले से दे रखा था, डेल्टा पी आई थिंक 144 पास्कल था। बड़ा ये शायद देखना कैंसिल हो जाएगा, बड़ा 4 3 12 बड़ा 4 3 12 बड़ा 48 इंटू 2 कम्स आउट में 96। ऑफ कोर्स बड़ा सब कुछ SI यूनिट में है तो आंसर यूनिट विल बी और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, द आंसर कम्स आउट में 96। परफेक्ट, आगे चलते हैं। अगला सवाल, अच्छा सवाल, थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल टाइप लग सकता है बट ठीक है, सवाल अच्छा है। जे एडवांस 2011 का सवाल है, इंटीजर टाइप सवाल है। 4 point charges each of plus q are rigidly fixed at the 4 corners of a square planar soap film of side A. The surface tension of the soap film is gamma. The system of charge and the planar film are in the equilibrium. Side of that film A is equals to some constant into q square upon gamma की power 1/n, where the value of k is some constant। मुझे n की वैल्यू पूछिए। तो ठीक है, करते हैं बड़ा सवाल है ना। सवाल क्या कह रहा है, पहले तो मेरे पास सवाल क्या कह रहा था, आपके पास बड़ा ऐसा एक सोप की थिन फिल्म है, इस थिन फिल्म की साइड आपके पास इस तरह से A है, यहाँ पर आपके पास बड़ा कोई ना कोई Q चार्ज है, बड़ा आपके पास यहाँ कोई ना कोई Q चार्ज है, यहाँ बड़ा आपके पास कोई ना कोई Q चार्ज है, यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई Q चार्ज है, बीच में ऑफ कोर्स ये आपके पास सोप की थिन फिल्म है
और उस सोप की जो थिन फिल्म है उसका जो बेटा सरफेस टेंशन की जो वैल्यू हमारे पास गामा दे रखी है। करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करते हैं। देखो यार, अकेले चार्ज पार्टिकल की एफबीडी बनाना इज वेरी टफ, उसकी ज्योमेट्री वगैरह नहीं दे रखी, तो उस पर फोर्सेस लिखना मुश्किल होंगे। आप एक काम करो, आप है ना इस सोप की जो थिन फिल्म है इसकी किसी एक साइड को पकड़ लो और उसकी एफबीडी बनाओ। जैसे मेरा क्या प्लान है, मेरा ये प्लान है कि सोप की जो थिन फिल्म की ये जो ऊपर वाली जो लाइन है ना, मैं इसकी एफबीडी बना दूँ, ये जो ऊपर वाली जो लाइन है ना इसकी एफबीडी बना दूँ, और सारा सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो ऑफ कोर्स इस पर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, आराम आराम से चेक करते हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि कोई बच्चा अगर मान लो इतना अच्छा ना भी सोल्व करे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें ना सिर्फ और सिर्फ बेटा ये प्रोपोर्शनलिटी वाला पावर तो पूछा है, तो कांस्टेंट वगैरह की चिंता ना करो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कांस्टेंट्स भी निकाल दूंगा कि कांस्टेंट्स भी क्या आएंगे। सुनना, ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को रेपेल करेगा बाय सम फोर्स बेटा क्या क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को रेपेल करेगा बाय सम फोर्स क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को बड़ा रेपेल करेगा ऐसे बिल्कुल बीचों बीच, बड़ा स्क्वायर है तो दिस एंगल कम्स आउट 45 एंड दिस फोर्स विल बी क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रूट 2a का स्क्वायर, दैट ऑफ कोर्स कम्स आउट टू बी 2a स्क्वायर। इसी तरह से इस क्यू चार्ज पर भी ऐसे फोर्स आएंगे, एक फोर्स से ये आएगा, एक फोर्स से ये आएगा, एक बड़ा ऑफ कोर्स ये वाला फोर्स आएगा। अगर मैं ऊपर वाली जो लाइन है अगर उसको देखूं तो ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगे, इस क्यू के ये वाले कंपोनेंट भी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाले फोर्स बचेंगे। तो इस लाइन पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स बचेगा, ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बचेगा वो बचेगा, ये तो है ही बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर तो है ही, प्लस इसका 1/√2, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a स्क्वायर इंटू बड़ा ऑफ कोर्स 1/√2, और जो फोर्स इस पे बड़ा वही फोर्स इस पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस लाइन पर बाहर की तरफ ये आ गया। परफेक्ट। इसके कारण ये लेयर जाना चाहिए बाहर की तरफ, तो ऑफ कोर्स ये सोप की जो थिन फिल्म है ये भी बड़ा कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई ना कोई बड़ा ऑफ कोर्स सोप सॉल्यूशन का जो फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स वो लगाएगी, एंड दैट फोर्स विल बी ऑफ कोर्स बड़ा व्हाट सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होगा, सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा दैट इज सरफेस टेंशन इनटू बड़ा लेंथ कम्स आउट टू बी ए। लेकिन बच्चा क्या बोलेगा कि सर अगर ये आपके पास सरफेस है और सोप की अगर लेयर है, तो आपने क्लास में मुझे सिखा रखा है कि सोप में एक लेयर ऊपर होती है एक लेयर नीचे होती है, तो सर ये ए नहीं आएगा बल्कि 2a आएगा। ऑल्दो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर के अंदर 2 लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स तो वो पूछ ही नहीं रहा ना सवाल के अंदर। भाई आपने सवाल की जो लैंग्वेज देखी ना, तो उसे इस कॉन्स्टेंट में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो क्यू स्क्वायर अपॉन सरफेस टेंशन की जो पावर है उसमें इंटरेस्ट है। तो किसी बच्चे ने अगर मान लो कि ये 2 ना लगाया तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तब भी कोई खास हो गया बेटा मेरे ख्याल से सवाल। मेरे ख्याल से तो सवाल शायद डन सा ही है बेटा। देखना मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया क्यू स्क्वायर, हाँ बेटा क्यू स्क्वायर है ना, और हाँ बेटा क्यू स्क्वायर तो ठीक है। मैं बेटा और क्या लिख सकता हूँ, 2 से बेटा ये 2 कैंसिल, ए बेटा आपके पास हाँ क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बेटा कितना 8√2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस इंटू ए। मुझसे पूछ के रखा है वैसे बेटा, मुझसे पूछा गया शायद ए इज इक्वल टू समथिंग, तो बेटा इस ए स्क्वायर को ऊपर लेके आओ, तो मेरे पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई है। ए क्यूब की बेटा वैल्यू क्या आ गई है, क्यू स्क्वायर इंटू 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 बेटा ये सब कॉन्स्टेंट, दैट इज 1/4 प्लस 1/8√2 इंटू बेटा 1/पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन बेटा ऑफ कोर्स सरफेस टेंशन। बेटा मैंने सरफेस टेंशन एस लिख दिया, चलेगा ना बेटा, चलो ठीक है वापस चेंज करता हूँ। सवाल बेटा गामा दे रखा, गामा गामा गामा।
मेरे पास एक ही वैल्यू आ गई है बेटा, एक ही वैल्यू क्या आ गई है, एक ही वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन गामा की पावर 1/3 इंटू बेटा ऑफ कोर्स ये कोई ना कोई कांस्टेंट, बेटा इस कांस्टेंट को सवाल में क्या बोल रखा है, के बोल रखा है, ओ सॉरी ए इज इक्वल टू समथिंग, है ना। मैंने बेटा दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लिया, ये जो बेटा कांस्टेंट है इसकी पावर बेटा 1/3 जो है उसको मैंने के बोल दिया, और बड़े आराम से मेरे पास आ गया कि a इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन सरफेस टेंशन की पावर 1/3। बेटा इस पावर 1/3 को इसके अंदर 1/n लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स बेटा दिस 1/n कम्स आउट टू बी 1/3, इट ऑफ कोर्स गिव्स मी n इज इक्वल्स टू 3। ये मेरा आंसर है। सवाल में मुझे टाइम लग गया, मैं तो बेटा ठीक है एग्जैक्टली वैल्यूज पे चला गया। बाकी कोई बच्चे कहते हैं कि सर ना वो आप जबरदस्ती है ना जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह वो कर रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है, उन सबके सम को सर आखिर में के बोलना ही है, तो सर हटाओ उसका, तो ठीक है और आसानी से हो जाएगा, एक्चुअल एग्जाम में तो और आसानी से भी हो जाएगा। मैं एक छोटा सा थॉट और देना चाहूँगा, जैसे ही कोई बच्चा ये वाला सवाल पहली बार देखता है और अगर उसे ठीक ठाक सवाल करने का एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कि वो बच्चा सवाल देखते ही ये सोचे कि यार ये वाला सवाल तो सरफेस टेंशन का नहीं है, बल्कि ये वाला सवाल तो यूनिट एंड डायमेंशन का है। क्योंकि जब भी ऐसा लगता है ना कि समथिंग पावर बताओ, तो ऐसा लगता है कि शायद सर ये सवाल जो है ना ये यूएनडी का सवाल है, तो हम इस सवाल को यूएनडी से भी ट्राई कर सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन से भी ट्राई कर सकते हैं। सुनना बेटा, जो स्क्वायर है, जो थिन फिल्म का जो स्क्वायर है उसकी लेंथ इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की कोई ना कोई डायमेंशन हो सकती है बेटा, मैं पहले बोल दूं, ठीक है, सम कांस्टेंट इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन सरफेस टेंशन की सम पावर, ये बेटा पावर लेट से मेरे पास x, मुझे x निकालना है, हालांकि बेटा मेरे पास x को जो है 1/n बोल रखा है। तो जरा सोचो इस बात को कि सवाल के अंदर एक्चुअली में जब सॉल्व करेंगे तो ये a वगैरह कैसे आए होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और क्या कहते हैं बेटा इसको अपना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और सरफेस टेंशन के फोर्स को बैलेंस किया होगा। तो ऑब्वियस बात है कि ये ए किस किस चीज पर डिपेंड कर सकता है, मेरे ख्याल से ये जो ए है ये शायद डिपेंड कर सकता है एप्सिलॉन नॉट पर, ये शायद डिपेंड कर सकता है क्यू पर, और शायद डिपेंड कर सकता है गामा पर, तीन चीज पर डिपेंड कर सकता है। तो अगर कोई बेसिक से अगर करना चाहे ना तो ऐसे कर सकता है कि सर a इज इक्वल्स टू इसकी पावर x, इसकी पावर y, इसकी पावर z। हालांकि बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने पूछा क्यों, वो बोलेगा सर आप इसको ऐसे लिख दो कि a जो डिपेंड करेगा वो एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करेगा और क्यू स्क्वायर अपॉन गामा पर तो डिपेंड कर ही रहा है, तो इसको एक ही टर्म लिख दो कि क्यू स्क्वायर अपॉन गामा, इसे एक ही टर्म मान लो, क्योंकि सवाल में बोल रखा है ना ये क्यू स्क्वायर अपॉन गामा की फॉर्म में ही आएगा, तो क्यू को अलग और गामा को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो इतना तय हो गया कि ए जो होगा ना वो इन सिर्फ तीन चीज पर डिपेंड कर सकता है, एप्सिलॉन नॉट पर, क्यू पर और ऑफ कोर्स गामा पर। भाई सरफेस टेंशन के फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स है, सरफेस टेंशन के फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एप्सिलॉन नॉट आता है, सरफेस टेंशन आती है और लेंथ आती है और ऑफ कोर्स चार्ज आता है, तो ऑफ कोर्स जो लेंथ होगी वो बाकी इन तीनों पर डिपेंड कर सकती है। हाँ मुझे ये नहीं पता किसका पावर क्या है, तो मैंने इसका पावर तो मान लिया y और इसका पावर मैंने मान लिया x, मुझे x निकालना है, मुझे x निकालते हैं। a जो है बेटा वो तो ऑफ कोर्स लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन हम जानते हैं बेटा, लेंथ की हम डायमेंशन जानते हैं m0 l1 t0 i0। एप्सिलॉन नॉट हो सकता है बेटा किसी बच्चों को एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन ना आती हो, मैं सिखा देता हूं। फोर्स जो होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं q1 q2 अपॉन 4 पाई f r स्क्वायर। q1 q2 तो चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन होती है it, तो उसका स्क्वायर होगा तो i स्क्वायर t स्क्वायर। 4 पाई बेटा कांस्टेंट है ऐसा जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, f जो है उसकी डायमेंशन बेटा याद रहती है ml t-2, r स्क्वायर इज बेटा ऑफ कोर्स l स्क्वायर। कुल मिलाकर एप्सिलॉन नॉट की मेरे पास डायमेंशन आ गई है बेटा, देखना एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या आ गई है, m की पावर -1 बेटा, l की पावर 3 नीचे थी तो ऊपर गया तो l की पावर -3। आगे चलो बेटा t की पावर कितनी आएगी, t की पावर बेटा मेरे ख्याल से 4 आ जाएगी। i की पावर क्या आएगी बेटा, मेरे ख्याल से i की पावर आपके पास 2 आ जाएगी, इसकी पावर y। क्यू स्क्वायर अपॉन गामा एक अलग टर्म मान लो, क्यू स्क्वायर तो ऑफ कोर्स आई स्क्वायर टी स्क्वायर। नीचे सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसके डायमेंशन याद रहनी चाहिए दैट इज m t-2।
तो कुल मिलाकर क्यू स्क्वायर अपॉन गामा की मेरे पास जो डायमेंशन है वो आ गई बेटा क्या, m की पावर -1, t की पावर 4, i की पावर 2, बेटा होल की पावर y। डायमेंशन एनालिसिस कहता है कि दोनों तरफ पावर सेम कर दो। जैसे यहां पर m की पावर है 0 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में m की बेटा पावर जरा चेक करना, अरे सॉरी बेटा यहां पर आपके पास x है, m की जरा पावर चेक करना, यहां पर है -y, यहां पर बेटा मेरे पास है -x, है ना। तो -y -x, इससे मेरे पास क्या आ गया, इससे मेरे पास आ गया x = -y। अच्छी बात है बेटा। l पर पावर चेक करो, l पर बेटा पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखो यहाँ पर है -3y, और यहाँ पर तो बेटा l है ही नहीं, यहाँ से मेरे पास बड़े आराम से आ गया y की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, -1/3। तो ऑफकोर्स बेटा x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, +1/3। इसका मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन गामा की पावर जो है 1/3 होनी चाहिए। उसी 1/3 को बेटा उस सवाल के अंदर इंटीजर बनाने के लिए 1/n बोल रखा है, तो n की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। तो बड़े आराम से बेटा सारा जो सवाल है ये डायमेंशनल एनालिसिस से भी अच्छे से हो सकता है। ठीक है, कूल, आगे चले। बहुत ही बढ़िया सा सवाल, अच्छा कॉम्प्रिहेंशन बेटा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा टफर साइड का कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन इस कॉम्प्रिहेंशन की जो दूसरा और तीसरा पार्ट है वो थोड़े से रिलेटिवली आसान है, पहले वाले में ही दिमाग लगाना है। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन है वो फ्रेम्ड इस तरीके से, जो कि एक्चुअल जड़वा है उनमें कई बार पूछते भी हैं, कि पहले वाले के आंसर पर ही अगले दोनों के आंसर डिपेंड करते हैं। मतलब पहले वाले का आंसर सही आएगा तब जाके बेटा ऑफ कोर्स तीसरा वाला सही हो पाएगा, अदरवाइज तीसरा वाला सही नहीं होगा। तीसरा वाला सही तभी होगा जब पहला वाला सही होगा, इसी तरह दूसरा वाला तभी सही होगा जब पहला वाला सही होगा, और पहले वाला सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, when liquid medicine of density rho is to be put in eye, it is done with help of a dropper. ठीक है, as the bulb on the top of dropper is pressed, a drop forms at the opening of the dropper. बेटा ठीक है, ड्रॉपर बेटा कैसा ऐसा होता है, आपको हल्का फुल्का आइडिया है बेटा। ड्रॉपर होता है बेटा, उसमें ऐसे बलून सा लगा रहता है बेटा, ऐसे आपके पास एक है ना, उसको जैसे दबाते हैं वो जो लिक्विड होता है वो बेटा बाहर निकलता है, बाहर निकलते वक्त ऐसे ड्रॉपलेट वगैरह उसमें से बनती है। और बेटा कभी न कभी जो ड्रॉपलेट है जैसे जैसे दबाएंगे ड्रॉपलेट का वेट लगातार बढ़ता रहता है, कभी कभी उसका वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा सरफेस टेंशन के फोर्स से कि वो नीचे गिर जाएगी। जैसे जैसे बेटा दबाऊंगा यहाँ से हवा दबने से ऑफकोर्स बेटा लिक्विड यहाँ पर जो होगा उसका कंटेंट लगातार बढ़ेगा, उसका वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सरफेस टेंशन के फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा और वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। We wish to estimate the size of the drop. We first assume that the drop formed at the opening is spherical, but as drop को spherical मान लें, ठीक। Because that requires a minimum increase in surface energy. To determine the size, we calculate the net vertical force on the due to the surface tension T when the radius of the drop is capital R. When this force becomes smaller, खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है सब कुछ। When this force becomes smaller than the weight of the drop gets detached from the dropper. जो मैंने बोला लगभग वही, बाकी मैं सवाल करते करते और सीख लेंगे। If the radius of the opening of the dropper is small r, बेटा ये जो यहाँ पर जो रेडियस है ये स्मॉल r है, the vertical force due to the surface tension on the droplet ऑन द ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, बेटा रेडियस कैपिटल आर बेटा किसका दे रखा है, ड्रॉप का दे रखा है, और रेडियस बेटा स्मॉल आर किसका दे रखा है, बेटा रेडियस स्मॉल आर बेटा ऑफ कोर्स ये जो ड्रॉपर है इसका रेडियस मुझे दे रखा है। चलिए बेटा मुझसे पूछा कि सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होगा, कुछ कुछ ऑप्शंस भी मुझे दे रखे, आराम से करते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास ये बड़ा ड्रॉपर है, ठीक है। इस ड्रॉपर का जो रेडियस है बेटा मुझे वो स्मॉल आर गिवन है। इसमें से बेटा एक ड्रॉपलेट निकल रही है, ठीक है। जो ड्रॉपलेट निकल रही है वो लेट से बेटा आपके पास कुछ कुछ ऐसी है, वो बेटा लेट से कुछ कुछ ऐसी सी है, ठीक है। इस ड्रॉपलेट का जो रेडियस है बेटा आपके पास वो कैपिटल आर है, ठीक है। यहां बेटा ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऐसे मैं डाल देता हूं, यहां आपके पास बेटा ऐसे
सर्कुलरली टच होगा उस ड्रॉपलेट से। जो ड्रॉपर है बेटा वहां से ऐसे सर्कुलर सरफेस से टच हो रहा है। जो टच हो रहा है उसके कारण जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा मुझे वो फोर्स निकालना है। ठीक है, मुझे वाला फोर्स निकालना है। सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा मुझे सिर्फ और सिर्फ वही सरफेस टेंशन का फोर्स ही निकालना है और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं। ठीक है, आराम से सुनना बेटा। ये बेटा मैंने एक ऐसे लाइन खींच दी, यहाँ बेटा मैंने एक ऐसे कॉमन नॉर्मल ऐसे खींच, ऐसे नॉर्मल मैंने ऐसे खींच दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर छोटी सी लेंथ अगर डीएल ले लूँ तो ये जो बड़ा सॉलिड होगा ना, ये इस ड्रॉपलेट पर टेंजेंट के अलोंग एक फोर्स लगाएगा, टेंजेंट के अलोंग एक फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स विल बी सरफेस टेंशन इनटू ये छोटी सी लेंथ डीएल। लेट्स से बेटा दिस एंगल कम्स आउट विद थीटा, तो दिस एंगल कम्स आउट विद 90 माइनस थीटा, बेटा दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट विद थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं सामने की तरफ अगर छोटी सी अगर लेंथ अगर डीएल लूँगा तो ये जो बड़ा आपका सॉलिड होगा ये ऐसे सरफेस के टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स ऑल्सो कम्स आउट बी एस इनटू डीएल। बाय सिमेट्री आई कैन इजीली से दैट कि ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, और ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी तो थीटा। इससे आपको इस बात को तो आइडिया लग गया होगा कि ये जो एस डीएल है इसके कॉस थीटा तो आपके निपट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचेंगे, एस डीएल के साइन थीटा ही आपके पास बचेंगे। तो मेरे ख्याल से मेरा बच्चा काफी हद तक कन्विंस्ड है कि अगर मेरे पास ये ड्रॉपलेट है, ये मेरे पास कोई ना कोई ड्रॉपलेट है, और इस ड्रॉपलेट पर कुल मिलाकर जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो ऐसे सरफेस के अलोंग लगेगा, ऐसे 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 ऐसे। हालांकि फोर्स ऐसे लग नहीं रहा था, जहां से बेटा टच हो रहा था ना वहां से ऑफ कोर्स ड्रॉपलेट इस वाले पॉइंट पे यूं खींच रही है, इस वाले पॉइंट पे यूं खींच रही है, इस वाले पॉइंट पे यूं खींच रही है, इस वाले पॉइंट पे यूं खींच रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये वाले फोर्सेस तो क्या हो रहे हैं, कैंसिल। जो काम है बेटा वो सिर्फ ऊपर वाला फोर्स आपके पास बचा, एंड दैट फोर्स, दैट नेट फोर्स विल बी ऑफ कोर्स बेटा इंटीग्रेशन ऑफ छोटा छोटा फोर्सेस, एंड दैट छोटा सा फोर्स बेटा कितना है, एस डी एल, सॉरी बेटा एस डी एल नहीं, एस डी एल का साइन थीटा। एस डी एल के सैनडा सैनडा आपके पास क्या जुड़ जाएंगे। एस साइन थीटा को बेटा आप बाहर निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचा इंटीग्रेशन डीएल। बेटा इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा, डीएल 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 अगर जोड़ोगे तो बेटा ऑफ कोर्स एस इंटू साइन थीटा इंटू बेटा ऑफ कोर्स ये सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। बेटा ये सर्कमफ्रेंस ऑफ कोर्स ये जो आपके पास ड्रॉपर है ना इसका पेरीमीटर है, दैट इज ऑफ कोर्स 2 पाई इंटू आर। तो दैट इज सरफेस टेंशन इंटू साइन थीटा। बेटा साइन थीटा कैसे लिखूं, साइन थीटा इस राइट एंगल, मैं यहाँ दिखाता हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बड़े आराम से कह सकता हूँ कि ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास आर है, मेरे पास ये साइन थीटा है। साइन थीटा इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेटा दैट कम्स आउट बी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इनटू ऑफ कोर्स मेरे बच्चे 2 पाई आर। सो द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कम्स आउट टू बी सरफेस टेंशन इनटू 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। इस कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ और सिर्फ यही एक सवाल ऐसा था जो करने लायक था, बाकी बेटा ठीक है अब तो जस्ट फॉर्मेलिटीज बची। देखना बेटा कुछ ऑप्शन होगा, सरफेस टेंशन इनटू 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बेटा मैंने सरफेस टेंशन एस यूज कर रखी है, यहाँ टी यूज कर रखी है, सरफेस टेंशन इनटू 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल। सो आंसर कम्स आउट ऑफ कोर्स सी। बढ़िया बेटा, आगे बेटा कुछ नहीं बचा सवाल के अंदर। आगे बेटा क्या बोल रखा है, अगले वाले कॉम्प्रिहेंशन के नेक्स्ट क्वेश्चन में स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है, रो दे रखी है, कैपिटल टी दे रखा है, मतलब सरफेस टेंशन दे रखी है। रेडियस ऑफ द ड्रॉप व्हेन द डिटैच्ड फ्रॉम द ड्रॉपर इज अप्रोक्सीमेटली, वो जो ड्रॉपलेट होगी उसका रेडियस कितना होगा जब बेटा ये उस ड्रॉपर से छूट के नीचे आ जाएगी। ऑफ कोर्स बेटा जैसे जो ऊपर वाला बलून होगा ना उसको हम दबाएंगे तो बेटा यहाँ पर पानी को जो होगा, जो मतलब जो मेडिसिन होगी उसका लगातार रेडियस बढ़ता जाएगा, उसका वेट लगातार बढ़ता जाएगा, कभी ना कभी उसका जो वेट होगा वो सरफेस टेंशन के फोर्स के जस्ट बराबर हो जाएगा, जस्ट बराबर होते बेटा धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। हालांकि ऐसे बोलना चाहिए कि वेट जो होगा वो सरफेस टेंशन के फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तब वो गिर जाएगी, बट आंसर निकालने के लिए लिमिटिंग केस ले लेते हैं। नीचे की तरफ इसका एम जी इज ऑफ कोर्स बेटा कितना
शुड बी इक्वल टू ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स, इसका mg बड़ा कितना आएगा 4/3 पाई कैपिटल R रेज टू पावर 3, ये बड़ा वॉल्यूम इनटू बड़ा ऑफ कोर्स डेंसिटी इनटू g शुड बी इक्वल टू सरफेस टेंशन का फोर्स दैट इज 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू सरफेस टेंशन अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स कैपिटल R। थोड़ा कैलकुलेशन जरूर टफ है क्योंकि बेटा इसमें रूट 2 बार लेना पड़ेगा, है ना, नजर आ गया होगा आपको शायद, ना। पाई से बेटा पाई कैंसिल, बेटा ये मेरे पास 2 कैंसिल, आर की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा क्या 3 टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रो इनटू जी बेटा पूरे की पावर बेटा 1/4। बेटा 3 ठीक है, आर स्क्वायर ठीक है, टी ठीक है, रो ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, हमारे पास ये आंसर है। सिर्फ और सिर्फ बेटा वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज रखते बेटा हमारा बड़ा आराम से आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन अभी भी अच्छी खासी बची है बट ठीक है ना, सवाल उतना टफ अब बड़ा बचा नहीं है। कैलकुलेशन इसलिए बची कि रूट 2 बार लेना पड़ेगा ना, इसलिए जैसे बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो ए आंसर आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर्स। नेक्स्ट इज अगले सवाल मुझसे क्या पूछ रखा है, अगला आफ्टर द ड्रॉप डिटेचेस इट्स सरफेस एनर्जीज, जैसे ही ड्रॉप छूट गई वहां से पूछा है कि इसकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी। अरे भाई ड्रॉप है, सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस है, सरफेस एनर्जी विल बी सरफेस टेंशन इनटू एरिया, सरफेस टेंशन बड़ा पता ही है इनटू एरिया, एरिया इज ऑफ कोर्स 4πr²। सरफेस टेंशन की बड़ा वैल्यू मुझे सवाल के अंदर दे रखी है इनटू 4π इनटू बड़ा अभी भी अपन लोग रेडियस निकाला था शायद 1.4 इंटू 10⁻³ बेटा, जैसे उसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास बड़े आराम से आंसर आ जाएगा एंड हमारे पास आंसर बी आ जाएगा। कैलकुलेशन बेटा छोटी सी बची है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करना है, ठीक है। काफी बढ़िया था सवाल, अगेन बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और सरफेस टेंशन मिला के एक सवाल। 2 सोप बबल हैं ए और बी आर केप्ट इन ए क्लोज्ड चैम्बर वेयर एयर इज मेंटेन्ड एट प्रेशर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द रेडियाई ऑफ बबल ए एंड बी आर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर यूज टू मेक बबल इज दिस मच। बड़ा सोप बबल है याद रखना, तो सरफेस टेंशन जो होगी ना वो 2 बार लगती है और एक्सेस प्रेशर 4T/R रहता है। अगर एक ही सरफेस होती तो ऑफकोर्स 2T/R। फाइंड द रेशियो ऑफ Na/Nb, बेटा नंबर ऑफ Na और Nb बेटा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है बेटा कर देंगे, कोई खास बड़ा काम ऐसा है नहीं। हमारे पास एक चैम्बर है ऐसे, इस चैम्बर का जो प्रेशर है वो मेरे पास 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसके अंदर 2 सोप बबल हैं। जो पहला सोप बबल है उसका रेडियस आपके पास बेटा 2 है, उसका रेडियस बेटा अगर 2 है तो अंदर का प्रेशर कितना होगा, अंदर का प्रेशर ऑफ कोर्स 8 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा उसे हम एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। एक्सेस प्रेशर होता है 4 टाइम्स सरफेस टेंशन, बेटा सरफेस टेंशन है 0.04 अपॉन रेडियस, बेटा इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर तो 0.02, बेटा ये 2 से आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट टू बी 8। बाहर का प्रेशर 8, यहां से 8 और बढ़ेगा तो यहां पर प्रेशर आपके पास जाएगा 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो दूसरा वाला सोप बबल है उसका रेडियस बेटा मेरे पास 4 है, उसका रेडियस 4 है बेटा, बाकी मीडियम तो बेटा सेम ही है। तो एक्सेस प्रेशर क्या आएगा, वापस बेटा सोल्व करने की जरूरत नहीं, रेडियस अगर डबल है तो एक्सेस प्रेशर हाफ है, तो एक्सेस प्रेशर 4 हो गया। बाहर का प्रेशर 8 है, 4 और बढ़ेगा तो इसका प्रेशर ऑफ कोर्स 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑब्वियस बात है बेटा, मुझसे क्या पूछ रखा है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स और इसमें नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो पूछ रखा है। नंबर ऑफ मोल्स जैसे बोला, वी नो द कॉन्सेप्ट बेटा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बहुत सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू PV/RT। टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोल रखा तो ऑब्वियस बात है कि हम दोनों तरफ टेम्परेचर तो सेम, दोनों केस में बेटा टेम्परेचर तो सेम मानेंगे, और सेम मानो कोई बुरी बात तो देखो है नहीं यार, टेम्परेचर सेम मानना बेटा कोई बुरी बात थोड़ी। एक ही चैम्बर के अंदर पड़े तो टेम्परेचर ऑफ कोर्स यहाँ पर सेम ही होगा। मुझे बेटा मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि Na/Nb इज इक्वल्स टू बेटा RT, तो बेटा सेम ही है, विल बी ऑफ कोर्स प्रेशर ऑफ A वॉल्यूम ऑफ A अपॉन प्रेशर ऑफ B वॉल्यूम ऑफ B। प्रेशर ऑफ A है 16
वॉल्यूम है बेटा ऑफ कोर्स 4/3 पाई रेडियस की पावर क्यूब। बेटा रेडियस सेंटीमीटर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे रेडिएशन निकाल रहा तो ऊपर नीचे वैसे कैंसिल तो होना ही है। इसका बेटा प्रेशर है 12, वॉल्यूम है ऑफ कोर्स 4/3 पाई 4⁻³ बेटा देखना क्या क्या कैंसिल हुआ, मेरे ख्याल से बहुत कुछ तो कैंसिल हो गया बेटा। 4/3 बेटा 4/3 बेटा गायब। 16 × 8/12 × 64 बेटा ये मेरे पास 4 आ गया। 4 से बेटा मेरे पास ये 2 आ गया। आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट 1/6। हाँ बेटा इंटीजर है तो NB/NA ने पूछ रखा है मुझे, NB/NA पूछ रखा है तो बेटा दैट कम्स आउट ऑफ कोर्स 6। मैंने NA/NB निकाल दिया तो दैट कम्स आउट टू बी 6। इंटीजर चाहिए था तो बेटा वो उन्होंने NB/NA पूछ रखा है। सिंपल, आसान सा सवाल, कोई बड़ा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई बड़ा पंगे वाली बात ही नहीं है। ए ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनल रेडियस R हैज वॉल्व सेपरेटिंग 2 आइडेंटिकल एंड्स। बेटा ये वॉल्व लगा रखा है, पूरी जगह बेटा ट्यूब का जो रेडियस है वो सेम ही है। ट्यूब का रेडियस बेटा चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों तरफ बेटा ट्यूब का जो रेडियस आपके पास वो स्मॉल आ रही है। इनिशियली द वाल्व इज इन द टाइटली क्लोज्ड पोजीशन एंड 1 हैज हेमिस्फेरिकल ड्रॉप। जो एंड 1 है बेटा उस पर हेमिस्फेरिकल ड्रॉप है, एंड 2 हैज सब हेमिस्फेरिकल ड्रॉप, मतलब हेमिस्फेरिकल से भी छोटी ड्रॉप है, ठीक है। जस्ट आफ्टर ओपनिंग द वॉल, यहाँ बेटा ये एक ड्रॉपलेट इधर है, एक ड्रॉपलेट इधर है। अब तूने वॉल ओपन कर दिया तो बेटा एयर कहाँ से कहाँ बहेगी बेटा वगैरह वगैरह ऐसी बातें मुझसे पूछ रखी है। सोचते हैं सबसे पहली बात तो कि बेटा वो कहना क्या चाह रहा है कि भाई ये जो मेरे पास लेट से वाल्व है और वाल्व का रेडियस बेटा आपके पास स्मॉल आ रहा है। जो 1 वाला एंड है, जो 1 वाला एंड है उस पर ड्रॉपलेट जो वो हेमिस्फेरिकल है। ड्रॉपलेट बेटा हेमिस्फेरिकल है तो इस बात का अर्थ क्या हुआ बेटा, ड्रॉपलेट अगर हेमिस्फेरिकल है इस बात का अर्थ ये हुआ कि ऐसे बेटा कोई हेमिस्फेयर वगैरह रहा होगा, हाँ ऐसे बड़ा कोई ना कोई हेमिस्फीयर वगैरह रहा होगा। और इस हेमिस्फीयर में ऑफ कोर्स ऊपर वाला पोर्शन तो बड़ा है नहीं, ऊपर वाला बड़ा पोर्शन है नहीं, ये हेमिस्फीयर रहा होगा इस तरह से। और जैसा कि आप देख सकते हो आराम से कि इस हेमिस्फीयर का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r1 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2r1 है, और यही बेटा ऑफ कोर्स डायमीटर ऑफ द पाइप है तो ये 2r है। तो r1 की जो वैल्यू है वो स्मॉल r है, मतलब इस हेमिस्फेरिकल ड्रॉपलेट का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ट्यूब के रेडियस के बराबर है केस 1 में। केस 2 में ऐसा नहीं है। केस 2 में क्या कहानी है बेटा, आपके पास पाइप है बेटा ऐसे, ठीक है, ऑफ कोर्स बेटा यहां से ओपन है बेटा के पाइप ऐसे, इसके बेटा खुद का रेडियस मुझे स्मॉल r दे रखा है। ड्रॉपलेट है वो सब हेमिस्फेरिकल है, मतलब हेमिस्फेयर से भी छोटा पार्ट, तो हेमिस्फेयर से भी अगर छोटा पार्ट है तो कहानी कुछ ऐसी हो गई कि ऐसे ऐसा कुछ हो गया होगा। मैं बाकी मिटा कर दिखा देता हूँ जिससे आपको फील हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो ड्रॉपलेट है बेटा वो ऐसी सी ड्रॉपलेट है, ऐसी सी बेटा ड्रॉपलेट है, और ये जो ड्रॉपलेट है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ने मान लिया r2। जो ट्यूब का रेडियस है बेटा आपके पास वो है स्मॉल r है कि बेटा। अब ये तो दिख गया होगा कि अगर ये r2 है तो r2 जो है वो अब स्मॉल r से बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो r2 है ना
ये ऐसे किसी स्फीयर का पार्ट था जिसमें ये डिस्टेंस आपके पास 2 टाइम्स कैपिटल आर थी। ये 2 टाइम्स कैपिटल आर जो वो 2 टाइम्स स्मॉल आर से खूब बड़ी है, तो ऑफ कोर्स बड़ा ये जो कैपिटल आर है ये आर से काफी बड़ा है, और आप बड़े आराम से इत्मीनान से ऐसा कह सकते हो कि हमारा जो क्या कह सकते हैं बेटा कि हमारा जो R2 है वो स्मॉल आर से बड़ा है। हालांकि इस बात को एक तरीके से और भी कह सकते थे, कैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो रेडियस ऑफ ट्यूब अपॉन कॉस थीटा होगा। यहां पर तो क्या है कि जो सॉलिड है उसकी सरफेस भी ऐसे है और जो लिक्विड है उसकी सरफेस भी उसके साथ ही टेंजेंट ही है, तो यहां पर आपका जो थीटा है बेटा वो टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, तो ये r अपॉन कॉस जीरो हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके रेडियस ऑफ ट्यूब के बराबर ही हो गया। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर देखो, यहां पर आपके पास ये रहा बेटा सॉलिड, बड़ा ये रहा बड़ा आपके पास सॉलिड, और ये रहा बड़ा आपके पास इस तरह से लिक्विड, और बड़ा ऑब्वियस बात है कि ये जो एंगल है बड़ा आपके पास, ये एंगल 0 डिग्री तो नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मैं R2 बोल रहा हूं दैट इज स्मॉल r अपॉन cos थीटा, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो बड़ा ऑफ कोर्स दिस R2 इज ऑफ कोर्स बड़ा ग्रेटर देन स्मॉल r। चलो सर आप इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से इंटरेस्टेड क्यों हो? बड़ा इंटरेस्टेड इसलिए हूं, अब मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं, देख आराम सुनना, कि यहां का प्रेशर है P0, तो जैसे बड़ा मैं यहां से यहां जाऊंगा तो तुम जानते हो बड़ा प्रेशर बढ़ता है, यहां का प्रेशर हो जाएगा P0, एक ही सरफेस बड़ा वाटर की ड्रॉपलेट है ना इस बार, तो प्लस 2 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन R1। यहां पर अगर मैं कहूंगा तो यहां का प्रेशर जाएगा P0 प्लस 2 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन R2। ध्यान देना बड़ा, R2 R1 से बड़ा है, R2 अगर R1 से बड़ा है तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से छोटी है, ये वाली टर्म बड़ी है, इसका मतलब ये वाला प्रेशर बड़ा है, ये वाला प्रेशर बड़ा है और ये वाला प्रेशर छोटा है। बड़ा ये वाला प्रेशर बड़ा है और ये वाला प्रेशर अगर छोटा है तो ऑफ कोर्स बड़ा हवा यूं आएगी ऐसे, यहां प्रेशर ज्यादा है, बड़ा यहां प्रेशर कम है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा तो बड़ा सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा तो एक्सेस प्रेशर छोटा, एक्सेस प्रेशर छोटा तो कुल प्रेशर भी तो छोटा। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका छोटा तो एक्सेस प्रेशर है ज्यादा, यहां प्रेशर ज्यादा यहां प्रेशर कम, तो बड़ा ऑब्वियस जैसे वॉल को खोलोगे बड़ा हवा बहते बहते इधर से इधर आएगी, 1 से 2 में हवा आएगी। एयर फ्रॉम एंड 1 फ्लोज टू आर एंड 2, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सोप बबल, बबल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, बड़ा बिल्कुल होगा। अगर बड़ा ऑफ कोर्स हवा अगर यहां से यहां जाएगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम घटेगा। एयर फ्रॉम एंड 1 फ्लोज टुवर्ड एंड 2, वॉल्यूम ऑफ सोप बबल एट एंड 1 डिक्रीजेज, ऑब्वियस बात बड़ा एंड 1 पर जो वॉल्यूम होगा वो घटेगा, इट सीम्स करेक्ट टू मी। नो चेंज अकर्स, बड़ा ऑब्वियस बात है झूठ। एयर ड्रॉप, हालांकि बड़ा सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, आंसर आ चुका हूं तो ऐसे पढ़ रहा हूं। एयर फ्रॉम एंड 2 फ्लोज टुवर्ड एंड 1, 2 से 1 की तरफ आएगा, ऑफ कोर्स गलत, बाकी सारे गलत, सिर्फ और 100 का बी आंसर बड़े आराम से आ गया। मैंने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया बट ठीक है, मेरे ख्याल समझ आ गया। आसान सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम देखने में थोड़ा सा टफ लग सकता है बट बाकी सवाल बिल्कुल आसान सा है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। Water is filled up to height h in a beaker of radius r as shown in figure. The density of water is rho, the surface tension of water is T and the atmospheric pressure is P0. Consider a vertical section ABCD of the water. बेटा मैंने एक ऐसे vertical section ले रखा है, पानी का imaginary surface बना रखी है ऐसे rectangular, through diameter of the beaker, बेटा diameter of beaker 2r है, बड़ा ठीक है, वहां से मैंने ऐसे एक सिंपल सा क्रॉस सेक्शन बना रखा है, पानी को एक तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इमेजिनरी प्लेन टाइप बना रखा है। The force on water on one of the side of the section by water on the other side of the section. इधर वाले पानी ने इधर वाले पानी पर कितना फोर्स लगाया देखते हैं। ये इधर वाला जो पानी है वो इधर वाले पानी को सरफेस के अलोंग अपनी तरफ खींचेगा, बस सरफेस के अलोंग खींचता है, बॉटम पे नहीं खींचता, बॉटम पे सरफेस नहीं है, सरफेस तो ओपन वाला होगा बस, और वो होगा सरफेस टेंशन इनटू ये वाली लेंथ, बेटा सरफेस टेंशन शायद टी दे रखी है, तो टी इंटू 2r। साथ ही साथ ये वाला जो लिक्विड होगा ये बल्क के अंदर ऐसे पुश भी करेगा, पुश भी करेगा, वो जो पुश होगा उसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम यहां से x डिस्टेंस नीचे जाएं और ऐसे बड़ा स्ट्रिप लें और यहां पर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया लिखें। एक दूसरा रास्ता और है जो बड़ा मैं अगेन आपको क्लास में भी कई बार सिखा चुका हूं, और वो तरीका ये है कि जब भी आप बड़ा नीचे जाओगे
तो प्रेशर जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे लीनियरली बढ़ता है, और जब प्रेशर आप लीनियरली बढ़ता है तो आप इंटीग्रेशन के बिना भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे? आप ऐसा कह सकते हो कि देखो ये वाली लेंथ है 2r, ये वाली हाइट है h, इधर वाला लिक्विड पर यू फोर्स लगाएगा और दैट फोर्स इज सीधा का सीधा एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और एवरेज प्रेशर क्या आएगा? ऑफ कोर्स बेटा ऊपर ही ऊपर तो प्रेशर है P नॉट, सबसे नीचे नीचे बेटा ऑफ कोर्स प्रेशर है P नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच, तो एवरेज प्रेशर आ जाएगा यहां का प्रेशर प्लस यहां का प्रेशर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया विल बी ऑफ कोर्स बेटा h इंटू 2r। हो गया बेटा सवाल। इधर वाले लिक्विड ने इधर वाले लिक्विड को इस फोर्स से किया पुश और इस फोर्स से किया पुल। ऑफ कोर्स सरफेस टेंशन का फोर्स छोटा है तो ऑफ कोर्स ये पुश होगा ज्यादा, तो कुल जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा दिस माइनस दिस। तो हमारे पास बेटा जो फोर्स आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा P नॉट इंटू h इंटू 2r प्लस बेटा रो इंटू जी इंटू एच स्क्वायर इंटू आर, बेटा वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस बेटा माइनस क्यों? क्योंकि ये पुश है बेटा ये पुल है, माइनस 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इंटू आर। मोड बेटा उसने ये लगा दिया, ऐसे इमेजिनरी मान के कहीं कहीं ऐसा ना कि सरफेस टेंशन का फोर्स बड़ा हो, इसलिए बहुत बड़ा हो इसलिए। तो 2 टाइम्स पी नॉट एच आर, 2 टाइम्स पी नॉट एच आर, तो बेटा ये तो गायब हो गया, प्लस रो जी एच स्क्वायर आर प्लस रो जी एच स्क्वायर आर माइनस 2RT। आई थिंक बेटा ऑप्शन डी कम्स आउट टू बी करेक्ट। बेटा ऑप्शन बी हमारे पास बड़ा से सही। ठीक है ना, मेरे ख्याल से है ना सारे के सारे सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। इक्का दुक्का बड़ा सवाल सरफेस टेंशन के हो सकता है कि मेरे से इसके अंदर मिस हो गए होंगे, तो मेरे को है ना जैसे वो सवाल मिलेंगे मतलब है ना मैं उनको भी कभी ना कभी सॉल्व कराई दूंगा। ठीक है, अगेन किसी प्रकार की कोई अगर आवश्यकता हो एडवांस के अंदर अच्छा करने के लिए तो प्लीज़ लेट अस नो, हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।